इमेजिनेशन करो कि तुम एक ऐसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जी रहे हो जहां पूरी जिंदगी तुम्हें कचरे की तरह ट्रीट किया गया हो। तुमने अपना पूरी फैमिली खो दी हो और फिर आखिर में तुम्हें पता चले कि तुम्हारा अवेकन टैलेंट पूरी ह्यूमैनिटी में सबसे ऊंचे लेवल का है। वो इंसान जिसके पास पूरी दुनिया को बचाने का चांस है। लेकिन सालों की ट्रेनिंग और सालों की लड़ाइयों के बाद जब तुम इस प्लैनेट का सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि अर्थ पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स का लेवल तुमसे भी कहीं ज्यादा है। इतना ज्यादा कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और दोस्तों, हमारा हीरो अभी बिल्कुल यही सब झेल रहा है। कहानी की शुरुआत आज से 100 साल पहले होती है। अचानक रहस्यमयी क्रीचर्स दुनिया भर में दिखाई देने लगे और उन्होंने इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जो लोग मरते थे वो भी म्यूटेंट बनकर वापस उठ जाते और बाकी इंसानों पर हमला करने लगते। धीरे धीरे सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई और पूरी दुनिया एक नरक बन गई। हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग अवेकन हुए। उन्हें अलग अलग पावर्स और टैलेंट्स मिले जिनकी मदद से उन्होंने कई बार म्यूटेंट्स को पीछे धकेला। समय बीतता गया और साल 2145 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया भर के म्यूटेंट्स अचानक एक विशाल आर्मी में इकट्ठा हो गए। उन्होंने ह्यूमैनिटी की आखिरी डिफेंस लाइन को चारों तरफ से घेर लिया। विशाल मॉन्स्टर्स एक के बाद एक अवेकन वॉरियर्स को मार रहे थे। तभी शहर के बीचों बीच एक कई आंखों वाला जायंट मॉन्स्टर दिखाई दिया जिसने पूरे बैटलफील्ड में कियोस मचा दिया। ये चाइना की कैपिटल का आखिरी बैटलफील्ड था। वहाँ मौजूद था लेवल 3 डिवाइन मशीन आर्चर, उसके साथ लेवल 3 सायोनिक असिस्टेंट और लेवल 3 हेवी हैमर वॉरियर भी थे। आर्चर कहता है कि म्यूटेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो बताता है कि लगभग सारे लेवल 1 और लेवल 2 अवेकन वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही लेवल 3 वॉरियर्स भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तभी आर्चर उन्हें सावधान रहने को कहता है क्योंकि उसके पास एक बैकअप प्लान है। उधर वो जायंट मॉन्स्टर अपने टेंटेकल्स फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही सेकंड में उसके टेंटेकल्स तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें सीधे अपने मुंह की तरफ खींचने लगते हैं। हेवी हैमर वॉरियर चिल्लाकर कहता है कि उसे थोड़ा धक्का दो, लेकिन सायोनिक असिस्टेंट घबराकर बताती है कि उस थर्ड ऑर्डर म्यूटेंट की लार साइकिक एनर्जी को सील कर देती है। अगर ऐसा है तो वे कुछ भी नहीं कर सकते। तीनों को लगने लगता है कि अब उनका अंत तय है। मॉन्स्टर का विशाल मुंह उनके सामने खुल चुका था और वे निगले जाने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक कोई बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचता है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देता है। पूरा मॉन्स्टर एक ही वार में खत्म हो जाता है। तीनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जब वे जमीन पर गिरकर सामने देखते हैं तो एक इंसान उनकी रक्षा करते हुए हीरो की तरह खड़ा दिखाई देता है और वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था ह्यूमैनिटी का सबसे शक्तिशाली डिवाइन टैलेंट होल्डर। वो लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन उनके सामने खड़ा था। तीनों तुरंत उसे पहचान लेते हैं और चिल्लाते हैं, लॉर्ड येनिंग। वे राहत की सांस लेते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि वो उन्हें बचाने आ गया। लेकिन तभी आर्चर अचानक ऊपर देखकर चिल्लाता है। वो कहता है कि मास्टर येनिंग के सिर के ठीक ऊपर एक और म्यूटेंट मौजूद है। सब ऊपर देखते हैं। वहाँ एक ऐसी स्पीशीज खड़ी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक फ्लाइंग ह्यूमैनॉइड म्यूटेंट जिसके पेट के बीचों बीच एक विशाल आई थी। उसके शरीर पर कई टेंटिकल्स, क्लॉज और डरावना ह्यूमैनॉइड शेप था। हेवी हैमर वॉरियर गुस्से में चिल्लाता है कि उस मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मास्टर येनिंग के ऊपर खड़ा हो। वो जमीन से छलांग लगाता है और आर्चर के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचते हैं, मॉन्स्टर के पेट वाली आय उनकी तरफ घूम जाती है। अगले ही पल एक भयानक साइकिक वेव निकलती है और धड़ाम, एक ही अटैक में दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। उनके शरीर ही नहीं बल्कि उनके आसपास की रियलिटी तक कट जाती है। सायोनिक असिस्टेंट ये देखकर सदमे में आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लेवल 3 के 2 सबसे ताकतवर वॉरियर्स एक सेकंड में मारे गए। वो भी अपने पावर्स एक्टिवेट करती है और अपने चारों तरफ फ्लेम्स इकट्ठा करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और अगले ही पल उसके पीछे प्रकट हो जाता है। लड़की को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता। वो बस हवा में उठा ली जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। वो आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने येनिंग खड़ा होता है। उसने मॉन्स्टर के टेंटिकल्स रोक लिए थे और उसकी जान बचा ली थी। अब येनिंग सीधे उस वन आइड एलियन मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। येनिंग तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण थर्ड ऑर्डर म्यूटेंट नहीं है। आखिर उसने एक ही अटैक में 2 सबसे ताकतवर लेवल 3 वॉरियर्स को मार दिया था। इसलिए येनिंग लड़की से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। ये लड़ाई अब उसके बस की नहीं है। लड़की भी समझ जाती है कि इतनी बड़ी बैटल में वो सिर्फ
एक बर्डन बनेगी। वो सिर हिलाती है, येनिंग को केयरफुल रहने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। अब बैटलफील्ड में सिर्फ येनिंग और वो रहस्यमयी मॉन्स्टर बचे थे। येनिंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक टक्कर में येनिंग की स्वॉर्ड बीच से टूट जाती है। येनिंग हैरान रह जाता है, उसने सिर्फ मॉन्स्टर का एक अटैक ब्लॉक किया था और उसकी स्वॉर्ड खत्म हो गई। उसी समय उसे मिलिट्री रिसर्च की बातें याद आने लगती है। एक ऐसी संभावना जिसके बारे में सालों से चर्चा हो रही थी, एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ थ्योरी में होना चाहिए था, फोर्थ ऑर्डर म्यूटेंट। और अब उसके सामने खड़ा यही मॉन्स्टर शायद वही था। वो फिर से येनिंग पर टूट पड़ता है। येनिंग जानता था कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को हराना है तो उसे अपनी पूरी पावर लगानी होगी, इसलिए टूटी हुई स्वॉर्ड हाथ में लेकर वो सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन हवा में छलांग लगाते ही वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है और अपनी आधी टूटी स्वॉर्ड के ऊपर एक एनर्जी ब्लेड बना देता है। और फिर जैसे ही दोनों पावर्स आपस में टकराती है, एक जायंट एनर्जी बीम आसमान तक पहुंच जाती है। लेकिन येनिंग को कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो सामने देखता है तो पाता है कि वो मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर उसके करीब आ जाता है और अपने हमले से उसके सीने को आर पार कर देता है। येनिंग के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या यही फोर्थ लेवल है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फोर्थ लेवल की पावर के सामने इंसान अभी भी बेहद कमजोर है। मॉन्स्टर उसके ऊपर खड़ा होकर बस उसे देखता रहता है। वही येनिंग महसूस कर सकता था कि उसकी मौत करीब आ चुकी है। वो दुनिया को बचा नहीं पाया, आखिरकार वो नाकाम हो गया। तभी मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे पूरी तरह निगल सके। मरने से पहले येनिंग को अपनी पूरी जिंदगी की यादें फिर से याद आने लगती है। उधर कमांड सेंटर में मौजूद सभी लोग सदमे में थे। चाइना वॉर जोन की आखिरी उम्मीद डिवाइन टैलेंट येनिंग सचमुच हार चुका था। सभी सोच रहे थे कि आखिर वे इस हमले और कितनी देर तक रोक पाएंगे। उसी समय फोर्थ लेवल म्यूटेंट के आदेश पर मॉन्स्टर्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ मौजूद एक आदमी सोचता है कि काश येनिंग को पहले खोज लिया गया होता और उसे ग्रो होने के लिए थोड़ा और समय मिला होता, शायद तब वे इस नाइटमेयर को रोक सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। येनिंग और ह्यूमैनिटी दोनों साथ मरने वाले थे। तभी कमांडर्स घोषणा करते हैं कि उस वॉर थिएटर की सारी डिफेंस लाइंस गिर चुकी है, इसलिए थर्ड लेवल अवेकन वॉरियर्स को न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाती है। अगर यही उनका अंत है तो वे सम्मान के साथ मरेंगे। ह्यूमैनिटी हमेशा कायम रहेगी। इसके बाद सभी अवेकन वॉरियर्स न्यूक्लियर वेपन्स लेकर मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उन मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सके। और फिर पूरा प्लैनेट एक भयानक एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है। लेकिन तभी कोई अचानक आंखें खोलता है। उसके कानों में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनाई देती है। आज कैलेंडर ईयर 00G1 का 6 नवंबर है। सेफ जोन नंबर 337 के कंस्ट्रक्शन प्लान की शुरुआत होने वाली है। जब लड़का पूरी तरह आंखें खोलता है तो दूसरी खबर सुनाई देती है। ईस्ट चाइना सी की सेफ रीजन नंबर 67 पर सी बीस्ट्स ने हमला कर दिया है। सभी सर्वाइवर से तुरंत इवैक्यूएशन करने का अनुरोध किया जाता है। येनिंग अचानक उठ बैठता है। उसका सिर भयंकर दर्द से फटा जा रहा था। वो हैरान था, क्या वो हारकर मर नहीं गया था? उसी समय बाहर दो लोग बात कर रहे थे। एक कहता है कि अब क्या करें, लगता है वो सचमुच जाग गया है। दूसरा जवाब देता है कि कुछ लोगों ने पहले ही कहा था कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, शायद वायरस की वजह से बेहोश हो गया था। वो बताते हैं कि येनिंग बाहर टैलेंट टेस्ट देने आया था, अगर वो प्रॉब्लम बन गया तो उसे मार देना चाहिए। आखिर पैसे पहले ही मिल चुके हैं। इतना कहकर दोनों पिस्टॉल्स निकालते हुए येनिंग की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है कि आखिर वो सिर्फ एक आम इंसान है, वो अवेकन ब्लड लाइन का डिसेंडेंट भी नहीं है। तभी येनिंग को एहसास होता है ये सब 3 साल पहले हुआ था। वो मरने के बाद 3 साल पीछे लौट आया था। यही वो दिन था जब उसने टैलेंट टेस्ट दिया था। अपनी पिछली जिंदगी में वो इस टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि किसी ने रिजल्ट मैनिपुलेट किया था। उधर उनमें से एक आदमी चिल्लाता है कि ज्यादा बात मत करो और इसे अभी मार दो। लेकिन येनिंग मन ही मन सोचता है कि वो इन लोगों को दोबारा जीतने कैसे दे सकता है। अगले ही पल वो बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो पिस्तौल वाले आदमी के हाथ से गन छीन लेता है और एक ही मूव में उसे बेहोश कर देता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन येनिंग उसे कोई मौका नहीं देता। धाय धाय 2 गोलियां चलती हैं और दोनों हत्यारे वही ढेर हो जाते हैं। इस तरह येनिंग अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच जाता है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में टेस्ट फेल होने के बाद उसने 3 साल तक लाशें इकट्ठा करने का काम किया था। बाद में मिलिट्री को पता चला कि उसके पास डिवाइन टैलेंट है, लेकिन तब तक चाइना वॉर जोन गिर चुका था। उसके पास ग्रो करने के लिए न रिसोर्सेज थे और नहीं समय। हालांकि उसने सिर्फ 7 महीनों में 3rd लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन वो अभी भी अपने पीक से बहुत दूर था। और फिर उसे
4th लेवल म्यूटेंट का सामना करना पड़ा। उसे अपनी माँ XUN याद आती है। वो दुखी होकर सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन अब बहुत देर नहीं हुई है। अगर वो टैलेंट टेस्ट पास कर लेता है और सबसे पावरफुल बन जाता है तो वो अपने सबसे प्रिय लोगों को बचा सकता है और उस अपकलिप्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, फाइनल जजमेंट स्वॉर्ड गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक येनिंग से बाइंड हो चुका है। मिशन, अगले 30 मिनट के अंदर टैलेंट टेस्ट क्रिस्टल को छुओ और सिस्टम को अनलॉक करो। अगर 31 मिनट के अंदर क्रिस्टल को नहीं छुआ गया तो सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद एक और सूचना आती है, सिस्टम अनलॉक होने के बाद आपकी किसी भी स्वॉर्ड स्किल की पावर 100 गुना बढ़ जाएगी और वो फोरबिडन SWRD स्किल में इवॉल्व हो जाएगी। येनिंग हैरान रह जाता है। ये उस अवेकनिंग सिस्टम से पूरी तरह अलग था जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। वो सोचता है कि क्या यही उसकी गोल्डन फिंगर है? शायद रीबर्थ की वजह से उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन फिर वो सिर हिलाता है। जब तक वो स्ट्रॉन्गर बन सकता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम कैसा है। सबसे पहले उसे टेस्ट पूरा करना होगा और ये पता लगाना होगा कि उसके खिलाफ साजिश किसने की थी। उधर काउंटडाउन लगातार चल रहा था, 31 मिनट, 30 मिनट, 29 मिनट। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वे उसे रुकने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया जाता है, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति भाग निकला है, वही खड़े रहो, अपने हाथ सिर पर रखो। लेकिन येनिंग एक नजर में उनकी ताकत पहचान लेता है। उनका लीडर सिर्फ एक लो लेवल अवेकन था, जबकि बाकी सभी नॉर्मल इंसान थे। वो तुरंत फैसला करता है कि फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि लीडर को अपने कब्जे में लेकर उससे मदद ली जाए। अगले ही पल वो गोली चलाता है। पहले गार्ड का हथियार उसके हाथ से उड़ जाता है। फिर येनिंग सीधा लीडर की तरफ दौड़ता है। वो इतनी स्पीड से मूव करता है कि पलक झपकते ही लीडर के पीछे पहुंच जाता है। लीडर डर के मारे जम जाता है। येनिंग उसे पकड़कर बाकी गार्ड्स की तरफ देखता है, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो मैं सबसे पहले इसी आदमी को मार दूंगा। ये सुनकर बाकी गार्ड्स घबरा जाते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं कि कैप्टन को छोड़ दो और उसे याद दिलाते हैं कि सेफ जोन के अंदर मिलिट्री पर हमला करना कैपिटल क्राइम है। लेकिन येनिंग कहता है कि उसे टेस्ट साइट तक ले जाया जाए। वो सबको 3 सेकंड सोचने का समय देता है और कहता है कि अगर 3 सेकंड से ज्यादा हुए तो कैप्टन मर जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी पूछने लगते हैं कि क्या वो पागल हो गया है और आखिर वो करना क्या चाहता है। कैप्टन भी हैरान था कि एक आम इंसान टैलेंट टेस्ट देने आया है। लेकिन तभी येनिंग पिस्तौल उसकी कंठी पर और जोर से टिका देता है। कैप्टन जल्दी से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है और पहले बात कर लेनी चाहिए। लेकिन येनिंग उसकी बात अनसुनी करके उसे आगे चलने का आदेश देता है। चलते हुए कैप्टन कहता है कि बेहतर होगा वो अवेकनिंग में सफल हो जाए, क्योंकि अगर वो अवेकन बन भी गया तो भी मौत से नहीं बच पाएगा। उधर कैडेट्स को बताया जा रहा था कि एक सदी पहले 2042 में दुनिया का अंत शुरू हुआ था और पूरी दुनिया कैटेस्ट्रोफी के युग में प्रवेश कर गई थी। हर 10 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन अवेकन बन पाया था। उन्हीं लोगों ने मिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर चाइना को बचाया था और आज का दिन ये जांचने के लिए था कि उनमें टैलेंट है या नहीं। अगर वो सफल होते हैं तो कॉम्बैट टाइप अवेकन बनकर लोगों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर फेल हुए तो उन्हें एक साधारण जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसके बाद लियन घोषणा करता है कि सबसे पहले अवेकन डिसेंडेंट्स टेस्ट देंगे और सभी क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक मिलिट्री ऑफिसर को रेडियो पर सूचना मिलती है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति हॉस्टेजेस बनाकर टेस्ट साइट में घुस आया है। ये संदेश बार बार दोहराया जाता है और पूरे इलाके में अलर्ट फैल जाता है। उसी समय येनिंग क्रिस्टल की तरफ बढ़ रहा था। तभी टियान उसे आदेश देता है कि अपने हथियार नीचे रखकर सरेंडर कर दे। अगर उसने विरोध जारी रखा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। अगले ही पल सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ के हाथों में गन्स थी तो कुछ के पास सोर्ड्स। लेकिन येनिंग शांत होकर कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो अवेकनिंग सेरेमनी को भी रोकना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपना टैलेंट टेस्ट देने आया है। मगर एक कमांडर तुरंत आदेश देता है कि बेकार की बातें बंद करो और उसे गिरफ्तार कर लो। आदेश मिलते ही सभी सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी येनिंग धीरे से उस कैप्टन के कान में कहता है कि सेफ जोन रेगुलेशन के आर्टिकल 137 के अनुसार अवेकन लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। मिलिट्री ऑर्डर का उल्लंघन गंभीर अपराध है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान देता है तो उसके अपराध माफ भी किए जा सकते हैं। इसके बाद वो पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या सिर्फ अवेकन होने से कोई खुद को खास समझने लगता है। तभी एक आदमी उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। आसपास मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसे समय में कानून की धाराओं की बात करना पागलपन है। वही उनका लीडर आदेश देता है कि येनिंग को तुरंत एक्सिक्यूट कर दिया जाए।
जाए। एक सैनिक अपनी स्वॉर्ड उठाकर येनिंग के सिर में घोंपने ही वाला था कि तभी अचानक एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां उतरता है। सभी हैरान रह जाते हैं कि एक सुपरसोनिक साइकिक फाइटर जेट वहां क्या कर रहा है। तभी पता चलता है कि मिलिट्री जोन का सुप्रीम कमांडर पहुंच चुका है। वो था ग्रैंड मार्शल एक्सायो है, एक सेकंड ऑर्डर अवेकेंड। उसके उतरते ही पूरे इलाके में दबाव फैल जाता है। सभी सैनिक उसकी प्रेजेंस से दब जाते हैं। अवेकनिंग टेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन हर कोई उसके ऑरा को महसूस कर सकता था। सभी हैरान थे कि ग्रैंड मार्शल खुद वहां क्यों आया है। तब एक्सायो है कहता है कि मिलिट्री जोन को हाई लेवल अवेकन की सख्त जरूरत है, और चूंकि ये लड़का अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार है, इसलिए वे देखेंगे कि आखिर इसमें कितना दम है। लेकिन अगर ये अवेकनिंग में फेल हुआ तो इसे तुरंत एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद येनिंग कहता है कि टेस्ट शुरू किया जाए। उसकी बात सुनकर सभी सैनिक पीछे हट जाते हैं। आसपास खड़े लोग हैरान थे कि सचमुच उसे टेस्ट देने की अनुमति मिल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी आम इंसान का अवेकन बनना नामुमकिन है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि निचले वर्ग के लोग हमेशा खुद को जरूरत से ज्यादा समझ लेते हैं। लेकिन येनिंग को अपनी पिछली जिंदगी याद थी। पिछली बार उसके टेस्ट रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से वो फेल हुआ और लगातार गलतियां करता चला गया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। इस बार वो अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करेगा। ये सोचते हुए वो क्रिस्टल के पास पहुंचता है और अपना हाथ उस पर रख देता है। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल को छूता है, पूरा क्रिस्टल बैंगनी रंग में चमक उठता है। उसी क्षण येनिंग के शरीर से एक जबरदस्त प्रेशर निकलता है जो पूरे इलाके में फैल जाता है। एक्सायो है और वो कमांडर जिसने उसे मारने का आदेश दिया था, दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। सभी लोग महसूस कर सकते थे कि येनिंग के शरीर से कितनी पावर निकल रही है। येनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिस्टल में भेजना शुरू करता है। तभी मशीन घोषणा करती है कि टैलेंट टेस्ट शुरू हो चुका है। करंट टैलेंट लेवल D। कुछ ही देर बाद उसका लेवल C हो जाता है, फिर उसका लेवल B तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका लेवल बढ़ना यही नहीं रुकता। वो कमांडर जिसने येनिंग को एक्सिक्यूट करने का आदेश दिया था हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि येनिंग का टैलेंट लेवल लगातार क्यों बढ़ रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या इस लड़के के पास हाई लेवल टैलेंट है। इसी बीच टैलेंट लेवल A तक पहुंच जाता है। येनिंग महसूस करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पूरे शरीर और ऑर्गन्स में भर रही है। ये एहसास बेहद शानदार था। उसे महसूस होता है कि क्रिस्टल अभी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी स्वीकार कर सकता है, इसलिए वो और ज्यादा एनर्जी उसमें भरने लगता है। क्रिस्टल पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक आम लड़के के पास अ क्लास टैलेंट कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी संभावना 10 मिलियन में एक से भी कम होती है। लेकिन एक्सायो है कहता है कि फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। वो सोचता है कि क्या इसका टैलेंट इससे भी ऊपर हो सकता है। इसी दौरान क्रिस्टल की रोशनी और तेज हो जाती है। आसमान में मौजूद हेलीकॉप्टरों में बैठे लोग भी ये नजारा देख रहे थे। सभी को महसूस होता है कि टैलेंट लेवल अभी भी बढ़ रहा है। उधर येनिंग लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी भरता जा रहा था। वो लगभग लड़खड़ाने लगा था, लेकिन फिर भी नहीं रुका और फिर क्रिस्टल अचानक प्रतिक्रिया देता है। टैलेंट लेवल S रैंक। ये सुनते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि येनिंग का टैलेंट लेवल S रैंक तक पहुंच चुका था। तभी एक्सायो है को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि क्रिस्टल ने अभी तक टेस्ट के खत्म होने की घोषणा नहीं की थी। इसका मतलब था कि टेस्ट अभी भी चल रहा था। येनिंग पहले ही SS रैंक टैलेंट दिखा चुका था, जो एक थर्ड ऑर्डर अवेकन बनने की क्षमता रखता था। ऐसे महत्वपूर्ण समय में एक्सायो है तुरंत आदेश देता है कि सभी आर्म फोर्सेस को डिफेंस पर लगाया जाए, म्यूटेंट अटैक्स को रोकने के लिए तैयार रखा जाए और साइकिक जेट्स को मिलिट्री पेट्रोल पर भेजा जाए। वो किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए सभी पब्लिक राउट्स बंद करने का आदेश देता है। उधर येनिंग लगातार क्रिस्टल में एनर्जी भरता जा रहा था। टेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए ऊपरी एयर स्पेस तक सील कर दिया जाता है। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर परिणाम क्या आया है। मशीन बताना शुरू करती है और फिर घोषणा करती है कि येनिंग का टैलेंट प्योर ब्लड SS रैंक। ये सुनते ही री के हाथ से उसका टैबलेट तक गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि येनिंग सचमुच SS रैंक प्योर ब्लड टैलेंट का मालिक है, क्योंकि S रैंक टैलेंट वाला व्यक्ति थर्ड ऑर्डर अवेकन बन सकता था। ऐसे में SS रैंक टैलेंट वाला व्यक्ति बिना किसी शक के फोर्थ ऑर्डर वॉरियर बनने की क्षमता रखता था। एक्सायो है को महसूस होता है कि टियानफेंग सेफ जोन अब पूरी तरह बदलने वाला है। वो हंसने लगता है और कहता है कि टियानफेंग सेफ जोन ने आखिरकार ऐसा टैलेंट पैदा किया है जिस पर गर्व किया जा सकता है। आसपास मौजूद सभी लोग हैरान थे। ग्रैंड मार्शल खुद उसकी तारीफ कर रहा था। उनके लिए ये किसी सपने जैसा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें येनिंग से जलन हो रही है। वही कुछ लोग महसूस करते हैं कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कुछ समय पहले तक वही लोग उसे बीमार और बेकार कह रहे थे और अब कह रहे थे कि शायद भविष्य में वही उनका सुपीरियर बन जाए। उधर
उधर येनिंग सोचता है कि उसका असली टैलेंट तो ह्यूमैनिटी का सबसे ऊंचा टैलेंट एसएसएस रैंक टैलेंट है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि टेस्ट क्रिस्टल की सीमा सिर्फ एसएस रैंक तक होगी, लेकिन उसके लिए इतना काफी था। एसएस रैंक का प्रभाव ही उसके काम के लिए पर्याप्त था। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वॉर्ड गॉड सिस्टम की मिशन थी। इसके बाद येनिंग सिस्टम खोलता है और अपना स्टेटस पैनल देखने की कोशिश करता है। सिस्टम तुरंत जानकारी दिखाता है कि उसका वर्तमान इफेक्ट स्वॉर्ड स्किल्स की पावर को 10,000% तक बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, वो जो भी स्वॉर्ड स्किल सीखेगा, सिस्टम उसे बिना किसी शर्त के एसएसएस रैंक लेवल तक अपग्रेड कर देगा। ये देखकर येनिंग भी चौंक जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में पूरे देश की ताकत लगाने के बाद भी सिर्फ 2 एस रैंक स्किल्स और 1 रैंक स्किल ही इकट्ठी की जा सकी थी, लेकिन अब यह सिस्टम किसी भी स्वॉर्ड स्किल को सीधे एसएसएस रैंक तक पहुंचा सकता था। येनिंग को ये बेहद दिलचस्प लगता है। वो सोचता है कि उसे किसी तरह एक स्वॉर्ड स्किल बुक हासिल करनी होगी ताकि वो सिस्टम की असली क्षमता देख सके। इसी दौरान ग्रैंड मार्शल एक्साइओ है उसके पास आता है और एसएस रैंक टैलेंट के लिए उसे बधाई देता है। वो कहता है कि अगर येनिंग किसी रिवॉर्ड की इच्छा रखता है तो अंकल क्षु उसे जरूर संतुष्ट करेगा। लेकिन जब वो उससे बात कर रहे थे, येनिंग का ध्यान पूरी तरह सिस्टम पर था और उसने उनकी बात का जवाब तक नहीं दिया। एक्साइओ हंसते हुए कहता है कि लगता है येनिंग अभी तक अवेकन बनने की बात को प्रोसेस नहीं कर पाया है। वो बताता है कि जब वो पहली बार अवेकन बना था तब वो भी काफी देर तक शॉक्ड रह गया था। फिर वो येनिंग को अपने ऑफिस में चलकर बात करने के लिए बुलाता है। वहाँ पहुंचकर एक्साइओ उसे बताता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई थी और उसका टेस्ट जानबूझकर फेल करवाया गया था। उसने उस डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। येनिंग को पूरा रीजन बताया जाएगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा एक्साइओ उसे प्रोजेक्ट सीड का फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट बना देता है। जैसे ही ऊपर से अप्रूवल मिलेगा, एक 3rd ऑर्डर एक्सपर्ट को येनिंग की ट्रेनिंग और गाइडेंस के लिए असाइन कर दिया जाएगा। उसे रिसोर्सेज और इक्विपमेंट भी प्रायोरिटी पर मिलेंगे। इसके बाद एक्साइओ उसके टैलेंट के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग में मदद करेगा। लेकिन येनिंग जानता था कि वो स्वॉर्ड गॉड सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकता, इसलिए वो सिर्फ अपने ओरिजिनल टैलेंट की जानकारी देने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसकी एबिलिटी मेंटल सीरीज से जुड़ी हुई है और उसका इफेक्ट टेलीकिनेसिस है। ये सुनकर एक्साइओ सोच में पड़ जाता है। ऐसे टैलेंट्स बेहद रेयर होते हैं और आमतौर पर कैपिटल के स्पेशलिस्ट ही उनके बारे में सही सलाह दे सकते हैं। इसके बाद एक्साइओ उससे पूछता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए। येनिंग बिना झिझक कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास की स्किल बुक चाहिए। एक्साइओ तुरंत मान जाता है और अपनी असिस्टेंट को आदेश देता है कि रिजर्व मटेरियल्स में मौजूद हाईएस्ट लेवल स्वॉर्ड स्किल बुक लाकर दी जाए। कुछ समय बाद असिस्टेंट सबसे ऊंचे लेवल की उपलब्ध स्किल बुक लेकर वापस आता है और येनिंग को सौंप देता है। येनिंग उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर अब कोई और काम नहीं है तो वो घर जाना चाहेगा। एक्साइओ मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो अपने परिवार को ये खुशखबरी सुनाने की जल्दी में है। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देता है कि एलीट सोल्जर्स को येनिंग की सुरक्षा के लिए असाइन किया जाए। वे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन उसकी सुरक्षा करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो सीधे उसे रिपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा येनिंग के क्वालिफिकेशन टेस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश भी दिया जाता है। एक्साइओ कहता है कि उसे 24 घंटे के भीतर पूरी रिपोर्ट चाहिए, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, पहले उसे पकड़ लिया जाएगा। सभी लोग तुरंत आदेश मान लेते हैं। इसके बाद येनिंग टियानफेंग सेफ जोन के 6th रेफ्यूज में स्थित अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसके साथ कई मिलिट्री व्हीकल्स और सोल्जर्स भी जा रहे थे। रास्ते में जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। जब वे उसके घर के पास पहुंचते हैं तो आसपास के लोग चौंक जाते हैं। येनिंग सैनिकों से कहता है कि वे यही रुक जाए क्योंकि वो अकेले घर जा सकता है, लेकिन आसपास मौजूद लोग उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि येनिंग मिलिट्री व्हीकल में आया है। वे आपस में पूछने लगते हैं कि क्या वो कोई बड़ा आदमी बन गया है और आखिर उसके साथ इतने सारे सैनिक क्यों आए हैं। तभी येनिंग की नजर एक्सयूएन पर पड़ती है जो घर वापस लौट रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। जैसे ही येनिंग उन्हें देखता है उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि एक्सयूएन कैसे मरी थी। वो मन ही मन उससे माफी मांगता है क्योंकि पिछली जिंदगी में वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया था, लेकिन इस जिंदगी में वो उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगा, एक खरोंच तक नहीं आने देगा। उधर एक्सयूएन को कुछ समझ नहीं आता कि येनिंग उसे इस तरह गले क्यों लगा रहा है, लेकिन येनिंग के लिए तो उसकी मौत को कई साल गुजर चुके थे। एक्सयूएन कहती है कि उसे गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। वो पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग कैंप में नहीं था और आखिर बाहर कैसे आ गया। येनिंग बताता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है।
ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्सयूएन हैरान होकर पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन येनिंग कहता है कि कुछ नहीं, वो बस उसे देखकर खुश है। इसके बाद एक्सयूएन उसे घर चलने के लिए कहती है। वो बताती है कि उनकी माँ उसके जाने के बाद से बहुत चिंता कर रही थी। येनिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि सब ठीक है और वे दोनों साथ घर पहुंचकर माँ को सरप्राइज देंगे। रास्ते में एक्सयूएन उसे दिखाती है कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स मिले हैं, अगर उन्हें बेच दिया जाए तो एक पैनकेक मिल सकती है और आज रात वे अच्छा खाना खा पाएंगे। लेकिन येनिंग उसे बेवकूफ लड़की कहकर हंसता है और कहता है कि आज रात पैनकेक नहीं बैंक्वेट होगा। एक्सयूएन तुरंत पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है, क्या उन्हें मीट भी मिलेगा। येनिंग कहता है कि बिल्कुल, जितना वो खाना चाहे, और येनिंग सचमुच वही करता है। रात को खाने की मेज पर कई सारे डिशेस रखे होते हैं। छोटी बहन तो ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसे लगता है जैसे कोई अमीर परिवार का खाना सामने रख दिया गया हो। तभी उनकी माँ येनिंग से पूछती है कि अवेकन ट्रेनिंग टेस्ट का क्या हुआ। वो बताती है कि पड़ोस के बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। येनिंग जवाब देता है कि वो टेस्ट पास कर चुका है और अब एक अवेकन बन गया है। ये सुनकर उसकी माँ बेहद खुश हो जाती है। वही छोटी बहन खुशी से उछलने लगती है। उसे पहले से यकीन था कि उसका भाई जरूर सफल होगा। वो गर्व से कहती है कि उसका भाई सबसे अच्छा है। फिर वो उत्साहित होकर पूछती है कि अब जब येनिंग अवेकन बन गया है तो क्या वे हर दिन ऐसा खाना खा पाएंगे। येनिंग मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, अब वे ऐसा कर पाएंगे। खाना खत्म होने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। येनिंग कुछ देर तक उन्हें शांति से सोते हुए देखता रहता है। फिर वो दरवाजा बंद करता है और सिस्टम से बात करता है। अब वो स्किल बुक सीखना जारी रखना चाहता था। तभी सिस्टम बताता है कि मिशन पूरी हो चुकी है। उसे 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही सिस्टम एक सी रैंक स्वॉर्ड स्किल इम्पल्स को डिटेक्ट करता है। अगले ही पल स्किल अपग्रेड हो जाती है। सी रैंक स्किल सीधे एसएसएस रैंक स्किल में बदल जाती है। उसका नया नाम था स्टॉर्म स्वॉर्ड। ये देखकर येनिंग हैरान रह जाता है। तभी उसके हाथ में एनर्जी से बनी एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। सिस्टम बताता है कि स्टॉर्म स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए 4500 साइकिक एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत होगी। इस स्किल को एक्टिवेट करने पर स्वॉर्ड एनर्जी का एक विशाल तूफान पैदा होता है जो थोड़े समय में एक इलाके को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसमें सुपर स्पीड, आर्मोर पेनिट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, स्लैश और डिसइंटीग्रेशन जैसे इफेक्ट्स शामिल थे। इसके अलावा स्किल की डिस्ट्रक्टिव पावर उसकी मौजूदा लेवल की तुलना में 10,000% तक बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। येनिंग पूरी तरह हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सी रैंक स्किल सीधे एसएसएस रैंक स्किल बन जाएगी। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव में भी उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। अभी उसके पास सिर्फ 1,500 साइकिक एनर्जी पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑर्डर पर उसके पास 2,000 पॉइंट होते, सेकंड ऑर्डर पर 3,000 पॉइंट्स, थर्ड ऑर्डर पर 4,000 पॉइंट्स। यानी इक्विपमेंट बोनस को छोड़ दिया जाए तो स्टॉर्म स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए उसे कम से कम मिड थर्ड ऑर्डर तक पहुंचना पड़ता। खुशकिस्मती से उसके टैलेंट की एक खास एबिलिटी काम आ गई। वो हर 48 घंटे में एक बार किसी स्किल को फ्री में इस्तेमाल कर सकता था, वरना अभी उसकी एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो स्टॉर्म स्वॉर्ड को एक बार भी चला सके। इसके बाद येनिंग को एक और समस्या समझ आती है। स्वॉर्ड गॉड सिस्टम उससे जुड़ी जानकारी किसी और को बताने की अनुमति नहीं देता था। इसका मतलब था कि वो अपनी स्किल्स और पावर का असली सोर्स किसी को नहीं बता सकता। यानी सेकंड ऑर्डर तक पहुंचने से पहले उसे कोशिश करनी होगी कि स्टॉर्म स्वॉर्ड किसी और के सामने इस्तेमाल न करे। साथ ही प्रोजेक्ट सीड और कमांडर की निगरानी को देखते हुए उसके लिए मुसीबतों से दूर रहना ही बेहतर था। फिर भी उसके अंदर उत्साह था। इतनी हाई रैंक स्वॉर्ड स्किल उसकी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं थी। वो इसे जल्द से जल्द आजमाना चाहता था। तभी उसे आर्मी की टेस्ट डंजन्स याद आती है। अपोकलिप्स आने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी दुनिया में फैल गई थी और हर जगह रैंडम डंजन्स दिखाई देने लगी थी। अवेकन लोग उनमें जाकर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च करते थे। समय के साथ ह्यूमैनिटी ने डंजन्स के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। खासकर आर्मी ने इस पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए थे और ट्रेनिंग डंजन्स विकसित की थी। इन डंजन्स का इस्तेमाल रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। नेचुरल डंजन से अलग टेस्ट डंजन्स में अगर किसी को जानलेवा खतरा महसूस होता तो वो तुरंत बाहर निकल सकता था, इसलिए उन्हें सबसे सुरक्षित ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता था। येनिंग को तुरंत समझ आ गया कि स्टॉर्म स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, इसलिए वो टियान फेंग सेफ जोन की टेस्ट डंजन फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो लो लेवल सोलो डंजन खोलने के लिए कहता है। उसके लिए कोई भी डंजन चलेगी। उधर फैसिलिटी का कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह जाता है। आखिर सामने वही येनिंग खड़ा था जिसके एसएस रैंक मेंटल टैलेंट की खबर
उड़कर पूरे सेफ जोन में फैल चुकी थी। उसे याद था कि ग्रैंड मार्शल एक्सायो ने पहले ही आदेश दिया था कि येनिंग को डंजियंस में स्पेशल एक्सेस दिया जाए। वो पूछता है कि क्या येनिंग सच में अकेले अंदर जाने वाला है, क्या उसके साथ किसी को नहीं जाना चाहिए। उसकी मौजूदा ताकत के हिसाब से अकेले डंजियन में जाना काफी खतरनाक था, लेकिन येनिंग कहता है कि वो बस एक चीज जल्दी से टेस्ट करना चाहता है और तुरंत वापस आ जाएगा। इतना कहकर वो डंजियन के अंदर चला जाता है। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन शुरू होती है और येनिंग डंजियन के अंदर पहुंच जाता है। वर्तमान सीन एक शहर का था और उसका डेंजर लेवल बेहद कम था। येनिंग कहता है कि ये डंजियन अपोकलिप्स के शुरू होने के ठीक बाद वाले समय को सिमुलेट करती है। डंजियन द्वारा दी गई वेपन एक डैगर थी। वो उसे सिस्टम से निकालता है और कहता है कि यही चीज उसे चाहिए थी। जितनी कमजोर वेपन होगी, स्किल को टेस्ट करना उतना आसान होगा। तभी उसके बगल से एक मॉन्स्टर हमला करने आता है। येनिंग उसे आते ही डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत उसकी तरफ देखता है। उस मॉन्स्टर की एक जायंट आई थी। अटैक पड़ने से पहले ही येनिंग पीछे की तरफ छलांग लगा देता है। वो हंसते हुए सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो खुद चलकर उसे फ्री पॉइंट्स देने आ गया है। अगले ही पल वो उसे मार देता है। वो डैगर को हाथ में घुमाकर देखता है और महसूस करता है कि वो उसके हाथ में काफी अच्छी तरह फिट हो रही है। फिर वो कहता है कि अब असली शिकार शुरू होगा। आगे बढ़ते हुए येनिंग इमरजेंसी स्टेयर्स तक पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक मॉन्स्टर अंदर से बाहर निकलता है। वो सीधा येनिंग की तरफ झपटता है और उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन येनिंग बिना घबराए डैगर उसकी गर्दन के अंदर घूम देता है। एक ही वार में मॉन्स्टर मरकर उसके पैरों के पास गिर जाता है। येनिंग सोचता है कि अभी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछली जिंदगी का कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन ज़ॉम्बी से निपटना बहुत आसान बना देता है। वो जानता था कि स्किल को टेस्ट करने के लिए उसे म्यूटेंट बॉस एरिया तक पहुंचना होगा, इसलिए वो रास्ता याद करता है और सोचता है कि पहले बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। कमर्शियल स्ट्रीट के पार ही बॉस एरिया मौजूद होनी चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वहाँ कई मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। येनिंग तुरंत समझ जाता है कि वहाँ के ज़ॉम्बीज फर्स्ट ऑर्डर के इंटरमीडिएट लेवल तक इवॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब था कि डंजियन की डिफिकल्टी बढ़ रही थी, लेकिन येनिंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब ज़ॉम्बीज उसे नोटिस करते हैं तो उनकी हालत बदलने लगती है। उनके मुंह खुल जाते हैं और वे हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन येनिंग उनसे लड़ने में समय नहीं गंवाता। वो फैसला करता है कि बॉस को ढूंढकर जल्दी से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो दौड़ते हुए रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को आसानी से मारता जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी ज़ॉम्बी होड़ से टकरा जाता है। वो भी उसकी तरफ टूट पड़ती है, लेकिन येनिंग फिर भी रुकता नहीं और सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देता है। भागते हुए उसे महसूस होता है कि ज़ॉम्बीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसे थोड़ा अफसोस होता है कि चाहे वो कितने भी सामान्य ज़ॉम्बीज मार ले, उससे साइकिक एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाली। फिर भी वो एक दीवार पर चढ़ जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी से बॉस एरिया तक पहुंचना होगा। वो अलग अलग जगहों पर छलांग लगाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हमेशा उनकी रीच से बाहर रहता है। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो आखिरकार बॉस एरिया तक पहुंच जाता है। वहाँ की हवा ही खतरे का एहसास करा रही थी। येनिंग एक छोटे से स्क्वायर के बीच खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसके पीछे अचानक हलचल होती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक जायंट मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे उतर चुका है। वो था कॉर्प्स डिवारा, इस डंजन का बॉस और फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट। येनिंग उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर का अटैक आते ही वो पीछे की तरफ कूदकर उससे बच जाता है। वो सोचता है कि सामान्य हालात में फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट से लड़ने के लिए कम से कम 3 फर्स्ट ऑर्डर अवेकन चाहिए होते हैं, और अगर ये टेस्ट डंजन न होती तो उसके पिछले जम का अनुभव भी उसके मौजूदा ऑर्डर गैप को पूरा नहीं कर पाता। समस्या सिर्फ बॉस नहीं था, उसके आसपास बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज भी मौजूद थे जो कॉर्प्स डिवारर की रक्षा कर रहे थे। वे सब एक साथ येनिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। येनिंग सोचता है कि ऐसी स्थिति से बचकर निकलना भी किसी फर्स्ट ऑर्डर एलिट स्क्वाड के लिए आसान नहीं होगा। अगर स्टॉर्म स्वॉर्ड उसकी उम्मीद जितनी मजबूत नहीं निकली तो उसे तुरंत भागना पड़ेगा। इसके बाद वो तेजी से कॉर्प्स डिवारर के शरीर पर चढ़ता है और एक छलांग लगाकर उसके सिर के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं खड़े होकर वो स्टॉर्म स्वॉर्ड एक्टिवेट करने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि अगर स्किल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती तो चाहे कितना भी शर्मनाक क्यों न हो, उसे डंजन छोड़कर भागना पड़ेगा। अगले ही पल स्किल पूरी तरह तैयार हो जाती है। येनिंग स्टॉर्म स्वॉर्ड छोड़ देता है और फिर पूरा इलाका स्वॉर्ड एनर्जी के तूफान में डूब जाता है। एक ही अटैक में सब कुछ मिट जाता है। जब धूल बैठती है तो वहाँ एक भी मॉन्स्टर खड़ा नहीं बचा था। येनिंग खुद हैरान रह जाता है। उसने नहीं सोचा था कि स्टॉर्म स्वॉर्ड इतनी खतरनाक होगी। अगर वो खुद टेस्ट न करता तो शायद इसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पाता, और अभी तो वो सिर्फ ऑर्डर 0 पर था। मतलब भविष्य में इसकी ताकत
और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। उसने फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट को मार दिया था और उसे 6 साइकिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेकिन ह्यूमन में डंजन होने की वजह से 50% डिडक्शन लागू हुआ था। येनिंग जानता था कि ह्यूमन में डंजन्स में मिलने वाली एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स कॉम्बैट जोन द्वारा दी गई स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन से आती है। इसी वजह से यहाँ ड्रॉप्स की रेट नेचुरल डंजन से कम होती है, लेकिन इसके बावजूद उसे एक आइटम मिल गया था, व्हाइट रैंक इक्विपमेंट SW IFT हैंड्स। येनिंग हैरान रह जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी नहीं सुना था कि किसी को टेस्ट डंजन से इक्विपमेंट मिला हो, लेकिन आज उसे सचमुच एक इक्विपमेंट मिल गई थी। आइटम इक्विप करते ही उसकी एजिलिटी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। इसके अलावा हैंड स्पीड और शूटिंग स्टेबिलिटी में 15% का बूस्ट मिल जाता है। येनिंग सोचता है कि अपोकलिप्स में बहुत से सेकंड ऑर्डर अवेकन के पास भी पूरा व्हाइट रैंक इक्विपमेंट सेट नहीं होता। ऐसे में शुरुआत में ही एक इक्विपमेंट मिल जाना काफी अच्छी बात थी। उसका स्किल टेस्ट भी पूरा हो चुका था और इक्विपमेंट भी मिल गई थी, इसलिए अब वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो एग्जिट ऑप्शन इस्तेमाल करता है और डंजन से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वहाँ मौजूद कर्मचारी से कहता है कि सब ठीक है। फिर वो उसे उसका आइटम वापस करने के लिए कहता है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। बाहर मौजूद कर्मचारी हैरान रह जाता है कि येनिंग इतनी जल्दी डंजन से बाहर कैसे आ गया। उसे लगता है कि शायद ज़ॉम्बी होर्ड देखकर वो डर गया होगा और तुरंत वापस लौट आया होगा, लेकिन तभी पीछे से कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्क्वाड को सोलो डंजन में किसने जाने दिया। ये सुनकर कर्मचारी घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसका सीनियर गुस्से में पूछता है कि क्या उसने उसे कई बार नहीं कहा था कि किसी भी रैंडम ग्रुप को सोलो डंजन में मत जाने दिया करो। डंजन को मेंटेन करना आसान नहीं होता, फिर भी वो बार बार वही गलती करता है। कर्मचारी जल्दी से सफाई देता है कि कोई स्क्वाड डंजन में नहीं गया था, उसने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सीनियर को उसकी बात समझ नहीं आती और वो पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि कोई स्क्वाड अंदर नहीं गया। फिर वो बताता है कि सोलो डंजन का फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट बॉस मर चुका है। इतना ही नहीं, वहाँ से इक्विपमेंट भी ड्रॉप हुई है। ऐसा काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था और कोई सेकंड ऑर्डर अवेकन भी इतनी छोटी टेस्ट डंजन में आने की जहमत नहीं उठाएगा। तब कर्मचारी बताता है कि थोड़ी देर पहले सिर्फ येनिंग अंदर गया था। उसने कहा था कि वो बस कुछ टेस्ट करना चाहता है। ये सुनकर सीनियर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या येनिंग ने सच में अकेले डंजन बॉस को मार दिया। असल में येनिंग सिर्फ स्किल की ताकत टेस्ट करना चाहता था, लेकिन बॉस भी उसी के साथ खत्म हो गया। उधर येनिंग एक अजीब सी गली से होकर गुजर रहा था। वहाँ कई लोग अलग अलग चीजें बेच रहे थे। कोई 7.5 किलो गेहूं के बदले हथियार दे रहा था और साथ में 20 गोलियां फ्री देने की बात कर रहा था। कोई तली हुई मैंटिस बेच रहा था और उसकी कीमत सिर्फ 1 क्रेडिट पॉइंट बता रहा था। ये सब देखकर येनिंग समझता है कि भले ही वो फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट्स को आसानी से मार सकता है, लेकिन दुनिया की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। तभी एक लड़का चिल्लाता है कि सब लोग जल्दी हट जाए क्योंकि पुलिस आ रही है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और लोगों को हटने का आदेश देती है। साथ ही वो कुछ बच्चों पर भी नजर रखने को कहती है। येनिंग ये सब देखकर सोचता है कि 1 साल बाद होने वाली तबाही की तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। उसकी यादों के अनुसार सिर्फ 10 दिनों बाद टियानफेंग सिटी के पुराने इलाके में ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने वाला था। वो आउटब्रेक इतना खतरनाक होगा कि पूरे टियानफेंग सेफ जोन के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा और भविष्य में थर्ड ऑर्डर म्यूटेंट्स की विशाल संख्या पूरे सेफ जोन को राख में बदल देगी। ये सोचकर येनिंग को XUN और अपनी माँ की याद आती है। वो जानता था कि दोनों अभी भी खतरे में है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना होगा। उधर कैपिटल सेफ जोन के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ मौजूद लोग टियानफेंग सेफ जोन में मिले SS रैंक टैलेंट की खबर पर चर्चा कर रहे थे। सभी लोग हैरान थे कि इतना बड़ा टैलेंट मिला है। वे कहते हैं कि प्योर ब्लड SS रैंक टैलेंट एक बेहद प्रॉमिसिंग सीड है। इसके बाद वे येनिंग की पूरी फाइल देखने लगते हैं। हाल ही में थर्ड ऑर्डर के कई अवेकेंट खो चुके थे, इसलिए ऐसा टैलेंट मिलना उनके लिए अच्छी खबर थी। कुछ लोग कहते हैं कि येनिंग की ट्रेनिंग तुरंत शुरू की जानी चाहिए और उसे सभी जरूरी रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। एक आदमी तो ये तक सुझाव देता है कि येनिंग को सीधे कैपिटल मिलिट्री जोन लाकर कमांडर की देखरेख में ट्रेन किया जाए। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी पूछता है कि क्या वो फोर्थ ऑर्डर तक पहुँचने की समस्या का हल येनिंग में देख रहा है, क्योंकि अब तक किसी भी हाई ऑर्डर अवेकन ने फोर्थ ऑर्डर तक कदम नहीं रखा था। वो बताता है कि 4 कमांडर्स थर्ड ऑर्डर पीक एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि उनका कमांडर भी फोर्थ ऑर्डर तक नहीं पहुंच पाया। शायद वजह ये थी कि उन्हें शुरुआत से हाई लेवल रिसोर्सेज नहीं मिले थे। कुछ लोगों को ये सुझाव अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि शुरुआत से किसी टैलेंट को सही तरीके से तैयार करना शायद काम कर जाए। धीरे धीरे सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि येनिंग को सीड प्रोग्राम का नंबर 1 कैंडिडेट बनाया जाएगा और उसे तुरंत कैपिटल मिलिट्री जोन
क्लोन लाया जाएगा। लेकिन तभी एक आदमी इस फैसले का विरोध करता है। दूसरे लोग हैरान होकर पूछते हैं कि वो इतने प्रॉमिसिंग टैलेंट का विरोध क्यों कर रहा है। तब वो उन्हें रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा पढ़ने के लिए कहता है। वहाँ लिखा था कि येनिंग एक मेंटल एट्रीब्यूट अवेकन है। वो बताता है कि पिछले 70 सालों में एक भी मेंटलिस्ट थर्ड ऑर्डर तक नहीं पहुंचा। मेंटल अवेकन की साइकिक कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर कमजोर होती है। वे ज्यादातर सपोर्ट रोल में काम करते हैं और अकेले लड़ाई में हमेशा नुकसान में रहते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना भी जोखिम भरा होता है और सेकंड ऑर्डर पीक से थर्ड ऑर्डर तक पहुंचने की सक्सेस रेट लगभग 0 है। ये सुनकर पूरा कमरा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद फैसला बदल दिया जाता है। वे कहते हैं कि येनिंग की प्रायोरिटी कम कर दी जाए। रिसोर्सेज बहुत कीमती है और उन्हें बेकार नहीं किया जा सकता। अगले दिन एक्साइओ को पता चलता है कि येनिंग को सीड प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है और उसकी प्रायोरिटी भी घटा दी गई है। ऊपर के लोग मान चुके थे कि मेंटल एबिलिटीज वाले लोग थर्ड ऑर्डर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए येनिंग की पोटेंशियल रेटिंग को दोबारा जांचकर रैंक या उससे भी नीचे माना जा रहा था। उनकी नजर में येनिंग अब बड़े इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं था। तभी एक्साइओ की असिस्टेंट पूछती है कि क्या येनिंग के लिए जो बेनिफिट्स पहले तय किए गए थे उन्हें जारी रखा जाए। एक्साइओ जवाब देता है कि ऊपर से साफ आदेश आ चुका है। हायर अप्स का मानना है कि येनिंग में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उसके पुराने बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए जाएं और उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए लोगों को भी वापस बुला लिया जाए। लेकिन तभी एक आदमी पूछता है कि येनिंग के टैलेंट टेस्ट में जो छेड़छाड़ की गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा। एक्साइओ कहता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए शुरू की थी क्योंकि येनिंग में पोटेंशियल दिखा था, लेकिन अब जब पोटेंशियल ही नहीं बचा तो इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है। ये बात जल्दी ही येनिंग तक पहुंचा दी जाती है। उसे बताया जाता है कि कैपिटल के एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसका पोटेंशियल सेकंड ऑर्डर तक ही सीमित है, इसलिए सेफ जोन ने उसके सारे बेनिफिट्स वापस ले लिए हैं। उसे अवेकनिंग प्रोग्राम से भी हटा दिया गया है और सभी डिपार्टमेंट्स को इसकी सूचना दे दी गई है। येनिंग ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसका टैलेंट तो SSS रैंक है, यहाँ तक कि क्रिस्टल में SS रैंक दिखना भी काफी होना चाहिए था। लेकिन कुछ देर बाद उसे पूरी बात समझ आ जाती है। इस समय मेंटल अवेकन को लगभग बेकार माना जाता था। किसी को नहीं पता था कि फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचने के लिए मेंटल कल्टिवेशन कितनी जरूरी है। येनिंग एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे कैपिटल जाकर सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वो ये ख्याल छोड़ देता है बिना सबूत के कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अभी सबसे जरूरी काम था जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ाना। उसके पास स्वॉर्ड गॉड सिस्टम और स्टॉर्म स्वॉर्ड जैसी स्किल्स थी। इस जिंदगी में उसकी शुरुआत पिछली जिंदगी से कहीं बेहतर थी, इसलिए वो फैसला करता है कि अब म्यूटेंट्स का शिकार शुरू करने का समय आ गया है। इसी सोच के साथ वो वाइल्ड फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही 2 लड़के उसे रोक लेते हैं। वे येनिंग से पूछते हैं कि क्या वो उनकी टीम में शामिल होना चाहेगा। वे फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट्स का शिकार करने जा रहे थे। सक्सेस होने पर क्रेडिट पॉइंट्स का हिस्सा भी मिलेगा। साथ ही वे कहते हैं कि उनके साथ सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन येनिंग मना कर देता है। वो कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट से मिलने वाली साइकिक एक्सपीरियंस पहले ही कम होती है। अगर उसे कई लोगों में बांट दिया जाए तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये सुनकर दोनों लड़के नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन न उसे कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ अवेकन बन जाने से कोई इतना घमंडी नहीं हो जाता। येनिंग उनकी तरफ ठंडी नजर से देखता है और उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। उसकी आंखें देखकर दोनों लड़कों को ऐसा लगता है जैसे कोई खूंखार बीस्ट उन्हें घूर रही हो। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। आखिरकार वे पीछे हट जाते हैं और येनिंग को अकेला छोड़ देते हैं। फॉरेस्ट के अंदर पहुंचकर येनिंग को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आती है। उसे याद था कि कॉर्प्स फॉरेस्ट टियानफेंग सेफ जोन के बाहर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अगर उसे सही याद था तो यहाँ 2 फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट्स मौजूद थे। उनमें से एक फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट था। 0 ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में जाने के लिए उसे 3 फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट्स मारने थे। टेस्ट डंजन में वो पहले ही एक फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट मार चुका था। अगर वो फॉरेस्ट के बाकी 2 म्यूटेंट्स को मार देता तो उसका लेवल बढ़ जाता। तभी उसे अपने पीछे कुछ तेजी से आता हुआ महसूस होता है। येनिंग तुरंत अपनी वेपन निकाल लेता है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन वो स्टॉर्म स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं करता। उसे सिर्फ साइकिक एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि अपनी फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ानी थी, इसलिए वो वेपन को डंडे की तरह इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बी के सिर पर मार देता है। एक ही वार में ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। लड़ते हुए येनिंग सोचता है कि मेंटल अवेकन को हमेशा कमजोर माना जाता है। उसे ये सोच बदलनी होगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी मेंटल अवेकन के लिए। अगर लोग इसी तरह सोचते रहे तो फोर्थ ऑर्डर म्यूटेंट्स आने पर बहुत देर हो जाएगी। उधर फॉरेस्ट के बाहर लोगों को एक बड़ा धमाका सुनाई देता है। एक लड़का पूछता है कि क्या बाकी लोगों ने भी
वो आवाज सुनी। उसे लगता है कि वो गनफायर की आवाज थी। तब उनका लीडर कहता है कि आवाज डीमन ट्री के इलाके की तरफ से आई है। ये सुनते ही सभी फॉरेस्ट के अंदर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें डर था कि कहीं फिजिकल फ्रूट कोई और न ले जाए। उधर फॉरेस्ट के अंदर येनिंग डीमन ट्री की रूट से बच रहा था। वही फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट था। तभी दूसरा म्यूटेंट भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। येनिंग हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों म्यूटेंट्स एक साथ सामने आ जाएंगे। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो सोचता है कि दूसरा म्यूटेंट आखिर है कहाँ। उसकी आंखों के सामने सिर्फ डीमन ट्री ही दिखाई दे रही थी। जो कुछ वो देख सकता था और महसूस कर सकता था उसमें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर था, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल डीमन ट्री की अनगिनत रूट्स उसकी तरफ टूट पड़ती है और येनिंग चारों तरफ से उन रूट्स के हमले में फंस जाता है। येनिंग देखता है कि मॉन्स्टर बहुत तेज है और लगातार उसके अटैक से बचते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि दूसरा मॉन्स्टर आखिर कहाँ गया। तभी डीमन ट्री फिर उसकी तरफ झपटता है और येनिंग मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है। वो हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इतनी तेजी से कैसे कूद सकता है। दूसरा मॉन्स्टर अभी भी दिखाई नहीं देता और येनिंग सोचता है कि शायद वो छिपकर अटैक करने का मौका ढूंढ रहा है। डीमन ट्री लगातार हमला करता रहता है और येनिंग समझ जाता है कि अब उसके पास सोचने या डॉज करने का समय नहीं है। उसे सामने से ही इसका सामना करना होगा। वो अटैक रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे डीमन ट्री के शरीर पर कुछ अजीब दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेल जैसी चीज उससे जुड़ी हुई हो। जैसे ही येनिंग उसकी तरफ देखता है वो चीज भी उसकी तरफ देखने लगती है और अगले ही पल येनिंग दूर जा गिरता है। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आती है। उसे याद था कि उसकी टीम सेकंड ऑर्डर मिड रैंक म्यूटेंट से आसानी से निपट लेती थी, लेकिन इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर मॉन्स्टर से लड़ते समय उनकी टीम बुरी तरह घायल हो गई थी और 2 मेंबर्स भी मारे गए थे। अगर दूसरा मॉन्स्टर इतनी अच्छी तरह न छिपा होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। डीमन ट्री और एंटैंगलर को आखिर में एक एलीट मिलिट्री स्क्वाड ने मारा था, लेकिन उस समय उनकी बातों की वजह से उसे गलतफ हमी हो गई थी। वो हमेशा सोचता रहा कि दूसरा मॉन्स्टर कहीं छिपा हुआ है, जबकि असली जवाब तो हमेशा उसकी आंखों के सामने था। असल में एंटैंगलर डीमन ट्री के शरीर से जुड़ा हुआ था और दोनों मॉन्स्टर्स मिलकर लड़ते थे। अब येनिंग को सब समझ आ चुका था। वो ध्यान से लड़ाई को देखने लगता है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि एंटैंगलर की दहाड़ डीमन ट्री को एनर्जी बफ देती है, लेकिन ये बफ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब बफ खत्म होने लगता है तो डीमन ट्री थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर एंटैंगलर दोबारा बफ देता है और डीमन ट्री पहले जैसी फाइटिंग स्टाइल के साथ हमला शुरू कर देता है। येनिंग तुरंत समझ जाता है कि यही एंटैंगलर की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही डीमन ट्री फिर से छलांग लगाता है, येनिंग उसकी रूट्स पर चढ़ जाता है और सीधा उसके चेहरे तक पहुंच जाता है। तभी उसे ठुड्डी के नीचे छिपा हुआ एंटैंगलर दिखाई देता है, लेकिन वो रुकता नहीं और सीधा अटैक कर देता है। उसकी डैगर एंटैंगलर के कोर में घुस जाती है। कोर टूट जाता है। एंटैंगलर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन येनिंग जानता था कि ट्री से अलग होने के बाद एंटैंगलर बेहद कमजोर हो जाता है, इसलिए वो उसे कोई मौका नहीं देता और अगले ही पल उसे खत्म कर देता है। एंटैंगलर के मरते ही डीमन ट्री जोर जोर से चीखने लगता है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगती है। येनिंग अपनी डैगर में और पावर भरता है और सामने की हर चीज को काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर भी हैरान था क्योंकि एंटैंगलर का बफ खत्म होने के बाद भी डीमन ट्री फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट जितना मजबूत था। येनिंग डैगर कसकर पकड़ता है और डीमन ट्री पर टूट पड़ता है। डीमन ट्री आखिरी बार पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन येनिंग लगातार उसे काटता रहता है जब तक कि विशाल डीमन ट्री सिर्फ एक छोटे से तने जैसा नहीं रह जाता। येनिंग कहता है कि अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो फाइनल अटैक करता है। उसकी डैगर डीमन ट्री की दोनों आंखों को भेद देती है। डीमन ट्री दर्द से चीखता है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर फटकर बिखर जाता है। सिस्टम की आवाज आती है, मिड रैंक फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट एंटैंगलर डिफीटेड, साइकिक एक्सपीरियंस गेन्ड, फर्स्ट ऑर्डर पीक म्यूटेंट डीमन ट्री डिफीटेड, साइकिक एक्सपीरियंस गेन्ड। इसके बाद कई ड्रॉप्स सामने दिखाई देने लगते हैं। व्हाइट डीमन ट्री बार्क, व्हाइट डेडवुड आर्मोर, व्हाइट जायंट क्लॉ, साइकिक फ्रूट, कॉर्प्स फ्रूट। येनिंग ड्रॉप्स को देखकर खुश हो जाता है। कॉर्प्स फ्रूट में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स थे, लेकिन कॉम्बैट में ये काफी काम की चीज मानी जाती थी। हालांकि असली खजाना साइकिक फ्रूट था। उसका इफेक्ट था परमानेंट एक फिजिकल पॉइंट बढ़ाना और लाइफ रिकवरी स्पीड को 20% बढ़ाना। येनिंग तुरंत फ्रूट खा लेता है। वो सोचता है कि आर्म अवेकन को लेवल अप करने पर सिर्फ 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन
उसने सिर्फ 2 बॉसेस मारकर ही एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल कर लिया। उधर फॉरेस्ट के बाहर मौजूद लोगों को महसूस होता है कि बॉस की साइकिक प्रेशर पूरी तरह गायब हो चुकी है। एक लड़का पूछता है कि क्या ये सब उसी धमाके की वजह से हुआ था। दूसरा कहता है कि शायद कोई सेकंड ऑर्डर अवेकेंड यहाँ से गुजरा होगा, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि आसपास तो सिर्फ वही अजीब लड़का था। उनका लीडर भी सोच में पड़ जाता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि शायद ये सब येनिंग ने किया हो, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही इस बात को पागलपन मानकर छोड़ देता है। आखिर उसकी नजर में कोई जीरो ऑर्डर अवेकेंड ऐसा नहीं कर सकता था। करीब आधे घंटे बाद येनिंग टियानफेंग सेफ जोन के मटेरियल परचेस सेंटर पहुंचता है। वहां का कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या वो सारे मटेरियल्स बेचना चाहता है। येनिंग हाँ में जवाब देता है और कहता है कि पहले कीमत बता दो। वो जानता था कि सिस्टम ट्रेड चैनल के जरिए भी सामान बेचा जा सकता है, लेकिन अभी उसके लिए हर रिसोर्स की कीमत थी, इसलिए वो डायरेक्ट डील करना चाहता था। कर्मचारी सारे मटेरियल्स चेक करता है और बताता है कि ये चारों आइटम्स FIR सेंट ऑर्डर हाई रैंक म्यूटेंट्स से आए हैं। इनसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव इक्विपमेंट दोनों बनाए जा सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वो कहता है कि कुल कीमत 697 क्रेडिट पॉइंट्स बनती है, लेकिन वेलकम ऑफर के तौर पर वे उसे 700 क्रेडिट पॉइंट्स देने को तैयार है। फिर वो पूछता है कि क्या ये प्राइस ठीक है। येनिंग ये सुनकर चुप हो जाता है। अपोकलिप्स की इस दुनिया में 700 क्रेडिट पॉइंट्स कोई छोटी रकम नहीं थी। 700 क्रेडिट पॉइंट्स से 200 किलो से ज्यादा मीट खरीदा जा सकता था, या फिर 7 से 8 मर्सनरीज की पूरी टीम हायर की जा सकती थी। ये सच में बहुत बड़ी रकम थी। येनिंग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वो डील मान लेता है। लड़की बताती है कि क्रेडिट पॉइंट्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है। तभी दुकानदार कहता है कि वे लोग इक्विपमेंट, सप्लाईज, फायर आर्म्स और कस्टम ऑर्डर्स तक हैंडल करते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या येनिंग को मार्केट से और कुछ चाहिए। येनिंग पूछता है कि क्या उनके पास कोई स्किल बुक है, खासकर स्वॉर्ड टेक्निक की। दुकानदार कहता है कि स्वॉर्ड स्किल बुक्स तो हैं, लेकिन सिर्फ लो रैंक वाली। पूरे टियानफेंग सेफ जोन में D रैंक से ऊपर की स्वॉर्ड स्किल मिलना लगभग नामुमकिन है। लड़की 3 स्किल बुक्स निकाल कर दिखाती है। पहली थी D रैंक एंग्री स्लैश, जो कुछ एनर्जी और मेंटल पावर खर्च करके चार्ज्ड अटैक करती थी और 1.2x स्ट्रेंथ डैमेज देती थी। दूसरी थी क्विक ट्रेस स्लैश, जो स्वॉर्ड पाथ को फॉलो करते हुए अटैक स्पीड बढ़ाती थी और पहला अटैक 120% एजिलिटी डैमेज देता था। तीसरी थी मल्टीपल स्लैश, जो ज्यादा एनर्जी और मेंटल पावर खर्च करके 3 तेज कट्स करती थी। हर अटैक 0.6x स्ट्रेंथ डैमेज देता था और अतिरिक्त ब्लीडिंग इफेक्ट होने का चांस भी था। येनिंग एक नजर में समझ जाता है कि तीनों स्किल्स लोएस्ट रैंक की है और ज्यादा खास नहीं है। स्वॉर्ड गॉड सिस्टम उन्हें अपग्रेड कर सकता था, लेकिन अपग्रेड का रिजल्ट बेस स्किल पर ही डिपेंड करता था, इसलिए स्किल चुनते समय उसे सावधानी रखनी थी। वो स्टॉर्म स्वॉर्ड के बारे में सोचता है। उसकी पावर भयानक थी, लेकिन अटैक लॉन्च होने में थोड़ा डिले होता था। साथ ही उसकी एरिया रेंज बहुत बड़ी थी, जिससे स्किल कम फ्लेक्सिबल बन जाती थी। अगर भविष्य में उसे हाई रैंक फास्ट म्यूटेंट्स मिले तो वे स्टॉर्म स्वॉर्ड से बचकर कूलडाउन के दौरान हमला कर सकते थे। दुकानदार पूछता है कि क्या उसे कोई स्किल पसंद आई। फिर कहता है कि अगर जल्दी न हो तो वे दूसरी सेफ जोन से भी स्किल बुक्स मंगवा सकते हैं। हैंडलिंग फी देने पर C रैंक स्किल भी मिल सकती है। अगर स्वॉर्ड स्किल जरूरी न हो तो शायद भी रैंक स्किल भी मिल जाए, लेकिन येनिंग सिर हिलाकर मना कर देता है। वो कहता है कि उसे क्विक ट्रेस स्लैश चाहिए। दरअसल वो देखना चाहता था कि स्पीड टाइप स्किल अपग्रेड होने के बाद कैसी बनेगी। दुकानदार हैरान हो जाता है। उसके हिसाब से येनिंग ने इतने कीमती मटेरियल्स बेचे थे और अब इतनी साधारण स्किल बुक खरीद रहा था, लेकिन फिर वो कंधे उचकाकर लड़की को क्विक ट्रेस स्लैश 600 क्रेडिट पॉइंट्स में देने को कह देता है। लड़की स्किल बुक येनिंग को सौंप देती है। दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे फिर आने के लिए कहता है। बाहर निकलते ही येनिंग अपना बैलेंस देखता है। उसके पास अभी भी 100 क्रेडिट पॉइंट्स बचे हुए थे। वो सोचता है कि क्यों न XUAN के लिए कुछ स्वादिष्ट चीजें ले ली जाए। जब वो घर पहुंचता है तो XUAN हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि इतनी सारी अच्छी चीजें कहां से आई। येनिंग हंसकर कहता है कि ये अवेकन बनने के बेनिफिट्स हैं। उसने पहले ही कहा था कि अब अच्छी चीजें उनके घर आती रहेंगी। फिर वो XUAN को स्नैक्स देता है और कहता है कि ये खास उसके लिए खरीदे हैं। येनिंग बताता है कि अपोकलिप्स में सिर्फ जिंदा रहना ही चमत्कार है और ऐसा खाना खाना तो लक्जरी माना जाता है। XUAN खुशी से भर जाती है। वो कहती है कि उसने सुना था कि सिर्फ बड़े लोग ही घर में स्नैक्स खाते हैं। उनके पूरे ब्लॉक में किसी ने ऐसी चीज नहीं देखी। येनिंग उसे खाने के लिए कहता है और वादा करता है कि आगे और भी मिलेगा। कुछ समय बाद XUAN सो जाती है। येनिंग सोचता है कि अब स्किल सीखने का समय आ गया है।
वो स्वॉर्ड गॉड सिस्टम खोलता है और क्विक ट्रेस स्लैश सीख लेता है। स्किल तुरंत अपग्रेड होकर SSS रैंक रैपिड स्काई स्लैश बन जाती है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर येनिंग भी चौंक जाता है। स्किल को इस्तेमाल करने के लिए 4000 साइकिक एनर्जी चाहिए थी। अटैक के दौरान एक सेकंड के लिए स्ट्रेंथ और एजिलिटी 600% बढ़ जाती थी। साथ ही अटैक एक भयानक स्वॉर्ड स्टॉर्म पैदा करता था, जिससे उसका मूवमेंट लगभग अनप्रेडिक्टेबल हो जाता था। येनिंग समझ जाता है कि 600% एजिलिटी बूस्ट स्टॉर्म स्वॉर्ड की कमजोरी को पूरा कर सकती है, भले ही सिर्फ एक सेकंड के लिए हो, लेकिन वो डिले प्रॉब्लम को कवर करने के लिए काफी था। उसे लगता है कि उसने सही स्किल चुनी है, लेकिन स्किल को टेस्ट करना जरूरी था। वो सोचता है कि स्पीड टेस्ट करने के लिए एक ही जगह सबसे सही रहेगी। 2 घंटे बाद येनिंग टियानफेंग की पुरानी सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचता है। वहां मॉन्स्टर्स की भरमार थी। वो सोचता है कि ये जगह बिल्कुल सही है, चाहे पिछली जिंदगी हो या ये वाली। ये एरिया लगभग अनएक्सप्लोर्ड ही रहा था। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में संयोग से उसे यही एक सेकंड ऑर्डर म्यूटेंट मिला था। उसकी स्पीड और एजिलिटी लगभग मैक्स लेवल पर थी, लेकिन तभी येनिंग को महसूस होता है कि उसके पैर किसी चिपचिपी स्लाइम में फंस गए हैं। अगले ही पल एक म्यूटेंट उसके पीछे दिखाई देता है। येनिंग तुरंत चौंक जाता है। एक ज़ॉम्बी लगभग उसे मार ही देता। उसका मुंह किसी कार्निवोरस प्लांट की तरह खुल जाता है और वो येनिंग को काटने की कोशिश करता है, लेकिन येनिंग तुरंत डैगर निकालता है और कुछ ही वार में ज़ॉम्बी को टुकड़ों में काट देता है। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ ये सिर्फ ज़ॉम्बी था, अगर ये क्लाइंबर होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। इस जहरीली गंदगी में लड़ना वैसे ही हार्ड मोड जैसा था, लेकिन येनिंग को पता नहीं था कि असली क्लाइंबर पहले से ही दूर कहीं छिपा हुआ उसे देख रहा था। येनिंग पर तभी हमला हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में जब उसने क्लाइंबर का सामना किया था, तब वो पहले से सेकंड ऑर्डर में था, फिर भी उसे बुरी तरह हराया गया था। अभी उसकी मौजूदा हालत में वो बस थोड़ा सा धीमा पड़ेगा और क्लाइंबर उसे टुकड़ों में काट देगा। वो अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए सोचता है कि क्लाइंबर यही कहीं छिपा होना चाहिए। तभी उसकी नजर पास की लोहे की ग्रिल्स पर पड़ती है। वो उन्हें काटते हुए सोचता है कि शायद पिछली जिंदगी में उसने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता हो। उधर जब वो ये सब कर रहा था, तभी एक हिडन एलीट मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट हो जाता है। मॉन्स्टर सीधे उसकी तरफ झपटता है, लेकिन येनिंग किसी तरह अटैक से बच जाता है। वो समझ जाता है कि क्लाइंबर के दोबारा आने से पहले उसे इस एलीट मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। उसे लगता है कि गलती से फंसा हुआ ये ट्रैप अब उसके काम आ सकता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ और दिखाई देता है। येनिंग का चेहरा बदल जाता है। सिस्टम अलर्ट देता है, सेकंड ऑर्डर मिड रैंक म्यूटेंट क्लाइंबर अपीयर्ड। येनिंग पीछे मुड़कर देखता है और उसके मुंह से लगभग गाली निकल जाती है। आखिरकार वही हुआ जिससे वो डर रहा था। अब वो 2 वर्सेस 1 सिचुएशन में फंस चुका था। क्लाइंबर बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ आता है और येनिंग बहुत मुश्किल से उसके अटैक से बचता है। वो क्लाइंबर की स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी पिछली जिंदगी वाले क्लाइंबर से भी ज्यादा तेज है। वो जल्दी से सोचता है कि ब्लाइंड स्पॉट और डिस्टेंस का फायदा उठाकर शायद अगले अटैक से बचा जा सकता है, लेकिन एलीट मॉन्स्टर भी लगातार पास आता जा रहा था। अब हालात ऐसे थे कि अगर वो क्लाइंबर के अटैक से बचता तो एलीट मॉन्स्टर का अटैक लग सकता था, और अगर एलीट मॉन्स्टर से बचता तो क्लाइंबर उसे पकड़ सकता था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। येनिंग सामने देखता है और समझ जाता है कि अब उसे अपने शरीर पर भरोसा करके ही दोनों अटैक से बचना होगा। वो किसी तरह दोनों के बीच से निकल जाता है, लेकिन अब तक वो ट्रैप भी बुरी तरह टूट चुकी थी और हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके थे। येनिंग सोचता है कि वो यहाँ स्किल्स टेस्ट करने आया था, लेकिन मौजूदा हालत में स्टॉर्म स्वॉर्ड इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सुरक्षित रहता। समस्या ये थी कि स्टॉर्म स्वॉर्ड की कंडीशंस इस जगह के लिए सही नहीं थी। क्लाइंबर बहुत ज्यादा फास्ट था और स्टॉर्म स्वॉर्ड उसे आसानी से हिट नहीं कर पाती। 0 ऑर्डर बॉडी के साथ दोनों म्यूटेंट से परफेक्ट तरीके से बचना लगभग नामुमकिन था। इस समय उसके पास सिर्फ एक ही भरोसेमंद स्किल बची थी, स्काईलाइट फ्लो। लेकिन स्काईलाइट फ्लो सिंगल टारगेट स्किल थी। तभी क्लाइंबर और एलीट मॉन्स्टर दोनों एक साथ उसकी तरफ झपटते हैं और उसी समय येनिंग को कुछ याद आता है। उसे स्किल डिस्क्रिप्शन का एक हिस्सा याद आता है। वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता था कि स्वॉर्ड की रेंज कितनी दूर तक जाती है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए मिनिमम रेंज मानकर चल रहा था। वो जल्दी से कैलकुलेशन करता है। अगर सब कुछ सही रहा तो उसके हाथ की लंबाई और स्वॉर्ड रेंज मिलाकर अटैक की रीच दोनों मॉन्स्टर्स तक पहुंच सकती थी। भले ही स्किल सिंगल टारगेट हो, लेकिन शायद दोनों एक ही लाइन में आ जाए। अगले ही पल येनिंग दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। वो उनके बीच से गुजरता है और स्काईलाइट फ्लो एक्टिवेट कर देता है। एक चमकदार स्लैश निकलता है और दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ कट जाते हैं। एक ही अटैक में दोनों खत्म हो जाते हैं। येनिंग खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसने सोचा था कि स्किल सिर्फ एक टारगेट को मारेगी, लेकिन अटैक ने स्पेशल इफेक्ट ट्रिगर कर दिया था। स्किल ने सिर्फ पहले टारगेट के लिम्स नहीं तोड़े, बल्कि के स्वॉर्ड ने
स्प्लैश इफेक्ट भी पैदा कर दिया। इसी वजह से दूसरा मॉन्स्टर भी अटैक की रेंज में आ गया। हालांकि अटैक सफल रहा था, लेकिन येनिंग सोचता है कि 2 मॉन्स्टर्स पर एक साथ रिस्क लेना सही फैसला नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि स्पेशल इफेक्ट हर बार ट्रिगर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसे इस स्किल को और गहराई से समझना होगा। फिर भी रिजल्ट देखकर उसे लगता है कि रिस्क लेना बेकार नहीं गया। उधर टियानफेंग मिलिट्री जोन में अचानक हड़कंप मच जाता है। एक अधिकारी स्क्रीन देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि ये क्या है। उसे ऐसी एनर्जी फ्लक्चुएशन पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वो तुरंत अलार्म एक्टिवेट करने का आदेश देता है। पूरा कंट्रोल रूम अलर्ट पर चला जाता है। सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अधिकारी बताता है कि सबर्ब्स में एबनॉर्मल एनर्जी स्पाइक्स डिटेक्ट हुई है। उसे शक था कि शायद कोई थर्ड ऑर्डर अवेकन वहां लड़ रहा है, लेकिन दूसरा अधिकारी कहता है कि आज टियानफेंग मिलिट्री जोन का कोई भी थर्ड ऑर्डर अवेकन बाहर नहीं गया है। ये सुनकर सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाती है। करीब 20 मिनट बाद वे बैटल साइट पर पहुंचते हैं। वहां का सीन देखकर सभी दंग रह जाते हैं। एक अधिकारी कहता है कि उसने पहले कभी ऐसी बैटल मार्क्स नहीं देखी। उसे याद नहीं पड़ता कि आसपास की किसी मिलिट्री जोन का कोई थर्ड ऑर्डर हैवी फाइटर ऐसी फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता हो। तभी दूसरा अधिकारी जमीन की तरफ इशारा करता है। वे रेसिडुअल एनर्जी ट्रेस चेक करते हैं और रिजल्ट देखकर सभी की आंखें फैल जाती है। एनालिसिस के अनुसार स्किल इस्तेमाल करने वाले ने कम से कम 4000 साइकिक एनर्जी रिलीज की थी। एक अधिकारी तुरंत कहता है कि 4000 साइकिक एनर्जी रिलीज करने के बाद भी खड़े रहने के लिए कम से कम मिड थर्ड ऑर्डर अवेकन होना जरूरी है। ये अब उनके डिपार्टमेंट के लेवल से ऊपर की बात थी। उन्हें तुरंत एक्सआईओ को रिपोर्ट करनी होगी। टियानफेंग सेफ जोन वापस पहुंचने के बाद येनिंग अपने नए इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स देखने लगता है। एजिलिटी +4, स्ट्रेंथ +2, अटैक स्पीड 30% इंक्रीज, एक स्पेशल इफेक्ट जो 120 पॉइंट एक्स्ट्रा डैमेज देता है और इक्विपमेंट स्किल डैश जो यूजर को 2 सेकंड्स के लिए आगे की तरफ तेजी से स्प्रिंट करने देती है और सीधे पेट को टारगेट करती है। येनिंग देखता है कि ये इक्विपमेंट मोबिलिटी और बर्स्ट डैमेज दोनों को कंबाइन करता है। अब उसे समझ आता है कि पिछली जिंदगी में इसकी कीमत 60,000 क्रेडिट पॉइंट्स क्यों थी। वो उम्मीद करता है कि इस बार भी उसे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो फैसला करता है कि आइटम को ऑनलाइन सेल कर देता है। जैसे ही वो लिस्टिंग पोस्ट करता है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। येनिंग हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि ये इक्विपमेंट उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा पॉपुलर है। एक बायर पूछता है कि क्या वो रिपिंग वाइन क्लॉ खरीद सकता है और क्या थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन येनिंग साफ कह देता है कि प्राइस 60,000 क्रेडिट्स है और इससे कम नहीं होगा। बायर नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कुछ क्रेडिट्स के साथ इक्विपमेंट, स्किल्स और फूड रिसोर्सेज भी दे सकता है। उसी समय एक दूसरा बायर 30,000 क्रेडिट्स ऑफर करता है। येनिंग को समझ आ जाता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। इतनी इंटरेस्ट देखकर उसे यकीन हो जाता है कि आइटम बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैसेजेस लगातार आते रहते हैं। येनिंग जवाब देता है कि 30,000 क्रेडिट से कम में डील नहीं होगी। व्हाइट रैंक इक्विपमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसे स्वॉर्ड टाइप स्किल्स ज्यादा पसंद आएंगी। अगर साइकिक फ्रूट मिले तो और भी अच्छा होगा। एक बायर ये मैसेज देखकर बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसे ये इक्विपमेंट हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े और कंगाल ही क्यों न होना पड़े। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि ट्राइब के सारे इक्विपमेंट इकट्ठा करो, खासकर स्वॉर्ड स्किल से जुड़ी कोई भी चीज हो तो तुरंत लाओ। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। करीब आधे घंटे बाद उसके लोग जो कुछ भी ढूंढ पाते हैं लेकर आ जाते हैं, लेकिन बायर को लगता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, इसलिए वो डिपॉजिट डालकर आइटम रिजर्व करवा लेता है और बाकी फंड्स जल्दी से जल्दी जुटाने का आदेश देता है। येनिंग डिपॉजिट नोटिफिकेशन देखकर समझ जाता है कि सामने वाला इंसान इस इक्विपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। उसकी माँ और XUAN हमेशा मुश्किलों में रहती थी। उनकी जिंदगी में शायद ही कभी कोई अच्छा दिन आया हो, लेकिन अब सब अलग था। इस बार उसके पास रिसोर्सेज थे। वो सोचता है कि अगर माँ और XUAN को फिर भी तकलीफ उठानी पड़ी तो उसके रीबर्थ का क्या मतलब रह जाएगा। अगले दिन येनिंग टियानफेंग रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है। एक महिला उससे पूछती है कि वो किस तरह का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। येनिंग बिना घुमाए फिराए कहता है कि उसे सबसे अच्छा रेडी टू मूव अपार्टमेंट चाहिए और जल्दी चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाती है। उसकी नजर में एक 0 ऑर्डर अवेकन्ड तो वहाँ का एक ब्रिक भी नहीं खरीद सकता था। वो कहती है कि सबसे अच्छी यूनिट्स की कीमत 40,000 क्रेडिट्स है।
क्रेडिट्स है। फिर ताने मारते हुए कहती है कि शायद येनिंग को 2000 क्रेडिट्स वाली प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए क्योंकि उसे बाकी कस्टमर्स को भी अटेंड करना है। लेकिन येनिंग शांत रहता है। वो सीधे कहता है कि उसे वही 40,000 क्रेडिट्स वाला अपार्टमेंट चाहिए। वो पेमेंट ट्रांसफर करने वाला है। महिला अभी भी उसे सीरियस नहीं ले रही थी। वो सोचती है कि अगर इस फटेहाल लड़के के पास सच में पैसे नहीं हुए तो उसका समय बर्बाद होगा। जब येनिंग कार्ड स्वाइप करता है तो सिस्टम दिखाता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 13,000 क्रेडिट्स है। ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। महिला तुरंत ताना मारती है। वो पूछती है कि क्या उसके पास पैसे नहीं है और क्या वो सिर्फ टाइम पास करने आया है। उसके हिसाब से उसके कुछ मिनट्स भी हजारों क्रेडिट्स के बराबर थे। तभी येनिंग को एक मैसेज मिलता है। वही बायर माफी मांगते हुए बताता है कि उसने 39,375 क्रेडिट्स, कुछ इक्विपमेंट और कुछ साइकिक फ्रूट्स का इंतजाम कर लिया है। वो पूछता है कि क्या अब डील फाइनल की जा सकती है। येनिंग ऑफर चेक करता है। सारे इक्विपमेंट व्हाइट रैंक के थे लेकिन एक सेट के तौर पर बुरे नहीं थे, इसलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स बाद 39,000 से ज्यादा क्रेडिट्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। येनिंग मुस्कुराता है और कहता है कि अब पेमेंट हो सकती है। महिला की पूरी पर्सनैलिटी पल भर में बदल जाती है। अभी तक जो उसे नीची नजर से देख रही थी अब उसे यंग सक्सेसफुल टैलेंट कहने लगती है। इतनी कम उम्र में इतनी वेल्थ देखकर वो खुद भी शॉक थी। अब वो बहुत स्वीट बनकर पूछती है कि क्या येनिंग को ट्रांसफर प्रोसेस की जानकारी है। फिर वो उसे वीआईपी रूम में ले जाती है और कहती है कि वे उसे स्पेशल सर्विस देंगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद येनिंग अपनी छोटी बहन को नया घर दिखाने ले जाता है। एक्सयूएन हैरान होकर पूछती है कि क्या वे सच में अब यहाँ रहने वाले हैं। येनिंग उसे चाबी देते हुए कहता है कि अब उसे कूड़े में सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कहता है कि जाकर माँ को भी यहाँ ले आओ। कुछ दूर जाने के बाद येनिंग सोचता है कि क्लाइंबर को मारने के लिए जो रिसोर्सेज उसने जमा किए थे वे लगभग खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द नए रिसोर्सेज जुटाने होंगे। टियानफेंग के हाई लेवल म्यूटेंट्स ज्यादातर मिलिट्री द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। जो बचे हैं वे सिर्फ ट्रेनिंग टारगेट्स जैसे हैं और लो लेवल अवेकन के लिए ही मुश्किल से काफी है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बची थी, कैडावर एकेडमी। टियानफेंग सेफ जोन के बाहर मौजूद वही जगह जहां अभी भी साइकिक फ्रूट्स हासिल की जा सकती थी। इस डंजियन में सेकंड ऑर्डर म्यूटेंट्स भी मौजूद थे। स्कोर के हिसाब से स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते थे और अब तक किसी ने भी मैक्सिमम स्कोर हासिल नहीं किया था। इसका मतलब था कि सभी रिवॉर्ड्स अभी भी अवेलेबल थे। येनिंग को पूरा भरोसा था कि अपनी एसएसएस रैंक स्किल्स की मदद से वो कैडावर एकेडमी का चैंपियन बन सकता है। वो बिना देर किए अंदर कूद जाता है। सिस्टम दिखाता है कि उसने कैडावर एकेडमी का सी रैंक केस एंटर किया है। एंट्री रिक्वायरमेंट सेकंड ऑर्डर थी। येनिंग कंफर्मेशन देता है और अंदर पहुंच जाता है। सिस्टम बताता है कि इस समय कुल 14 प्लेयर्स अंदर मौजूद है। केस स्टार्ट हो जाता है और पूरा सिनारियो एक्टिवेट हो जाता है। करंट एनवायरनमेंट नॉर्मल था। कोई पैरानॉर्मल इवेंट या स्पेशल इवेंट एक्टिव नहीं था। एनिमीज में म्यूटेंट्स, ज़ॉम्बीज और कुछ ह्यूमंस शामिल थे। स्टोरी 7 दिन बाद की थी जब अपोकलिप्स आउटब्रेक के बाद पूरी एकेडमी ज़ॉम्बीज से भर चुकी थी। बाहर निकलने के लिए बेसिक टास्क्स कंप्लीट करनी थी। उधर पीछे खड़ा एक लड़का पूछता है कि क्या किसी ने ये केस पहले खेला है। एक ब्लॉन्ड लड़का आगे आता है और कहता है कि उसने एक बार ये केस क्लियर किया है। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो टीम लीड कर सकता है। एक बॉल्ड लड़का कहता है कि उसने सुना है कैडावर एकेडमी काफी डेंजरस है। अगर ब्लॉन्ड के पास एक्सपीरियंस है तो वो उसका फॉलो करेगा। ब्लॉन्ड सिर हिलाता है और बताता है कि ये सेकंड ऑर्डर केसेस में मीडियम हार्ड डिफिकल्टी माना जाता है। वो कहता है कि अगर टीम कोऑर्डिनेशन खराब हुई तो पूरी टीम वाइप हो सकती है। ये सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर येनिंग पर पड़ती है जो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिख रहा था। ब्लॉन्ड येनिंग के पास जाता है और पूछता है कि एक जीरो ऑर्डर यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि ये सेकंड ऑर्डर केस है, क्या वो मरने आया है। लेकिन येनिंग सिर्फ उसकी तरफ देखता है और अपने किलिंग इंटेंट की हल्की सी प्रेशर छोड़ देता है। ब्लॉन्ड तुरंत चुप हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ये जीरो ऑर्डर लड़का कुछ ज्यादा ही डरावना है। फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि उनके पास येनिंग की देखभाल करने का समय नहीं है। अगर वो खुद को संभाल सकता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाए और प्रॉब्लम न बने। फिर वो कहता है कि जीरो ऑर्डर अवेकन को भी एक्सपीरियंस चाहिए होती है, इसलिए उसे साथ रहने दिया जा सकता है। इसके बाद वो पूरी टीम को वार्निंग देता है कि बेसिक रिवॉर्ड सिर्फ व्हाइट रैंक इक्विपमेंट का एक पीस है, लेकिन ज्यादातर लोग हाई डिफिकल्टी रिवॉर्ड्स के लिए आए थे। इसलिए वो सबको याद दिलाता है कि किसी भी हालत में कोई अकेले मिशन कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेगा। वो बताता है कि पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो गलती से 2 बॉसेस एक साथ एग्रो हो गए थे। पूरी टीम को भारी नुकसान हुआ था। अगर 2 सेकंड ऑर्डर अवेकंड अपनी जान लगाकर फाइट न करते तो वे सब मर जाते। वो कहता है कि उस समय वो इतना डर गया था कि लगभग मर ही गया था और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उधर येनिंग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा
रहा था। वो अपना स्टेटस पैनल देख रहा था। उसे लगता है कि उसके एट्रीब्यूट्स अभी भी कम है और उसे साइकिक फ्रूट्स बचाने की जरूरत नहीं है। वो देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ 17 पॉइंट्स पहुंच चुकी है। उसकी जानकारी के अनुसार कई सेकंड ऑर्डर अवेकन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी सिर्फ 18 पॉइंट होती थी। मतलब अभी ही उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल सेकंड ऑर्डर अवेकन के करीब पहुंच चुकी थी। और एसएसएस रैंक स्किल्स को जोड़ दिया जाए तो उसे पूरा भरोसा था कि वो कैडावर एकेडमी का चैंपियन बनेगा। तभी ब्लॉन्ड कहता है कि प्रोटेक्शन बैरियर खत्म होने वाली है, सब लोग तैयार हो जाए। उनका पहला टारगेट कैडावर नोकनॉब था, जो मिड सेकंड ऑर्डर बॉस था। वो कहता है कि 14 प्लेयर्स मिलकर उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं और कैजुअलिटीज भी कम होंगी। टीम के सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। तभी मास्क पहनी हुई एक लड़की पूछती है कि अगर सिचुएशन डेंजरस हो गई तो क्या वो सबको कवर देगा। ब्लॉन्ड तुरंत हीरो बनने लगता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सबकी रक्षा करेगा। कुछ देर बाद टीम आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनसे पहले ही निकल चुका है। जब वे देखते हैं तो पता चलता है कि वो येनिंग है। येनिंग अकेला आगे बढ़ रहा था। टीम के लोग हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वो मरना चाहता है। ब्लॉन्ड कहता है कि उसे इग्नोर करो, वो सिर्फ 0 ऑर्डर है। सभी फॉर्मेशन मेंटेन करें और फोकस रखें। उधर येनिंग तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। वहां एक लड़की उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि वे फंस गए हैं और क्या वो उन्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन येनिंग बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता था कि वे असली इंसान नहीं है। वे पहले ही मॉन्स्टर्स बन चुकी थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। उस समय उसने उन्हें डंजियन एनपीसी समझ लिया था और उनकी मदद करने रुक गया था। लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस पर एम्बुश कर दिया था और उसे जिंदा खा लिया था। येनिंग उस घटना को आज तक नहीं भूला था, इसलिए वो सीधे रूफटॉप की तरफ बढ़ जाता है। उसे पता था कि बुचर इस डंजियन का सबसे अच्छा इक्विपमेंट ड्रॉप करता है। वो हिडन बॉस को बाहर निकालना चाहता था। उधर ब्लॉन्ड अपनी टीम को समझा रहा था कि ये वही जंकयार्ड एरिया है जहां कैडावर नोकनॉब स्पॉन होता है। वो कहता है कि बॉस फाइट शुरू होने से पहले जितना हो सके दूसरे मॉन्स्टर से बचना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे बाकी मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाएंगे। इसलिए सीधे बॉस को टारगेट करना सबसे सेफ ऑप्शन था। उसके अनुसार पहला बॉस मरने के बाद पूरी डंजन रेज मोड में चली जाती है। उस समय सभी मॉन्स्टर्स बफ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें छिपकर रेज बफ खत्म होने का इंतजार करना होगा। मास्क वाली लड़की हंसते हुए कहती है कि ये डंजियन तो काफी इजी लग रही है, लेकिन तभी बॉल्ड लड़का सामने देखने के लिए चिल्लाता है। अगले ही पल सबके चेहरे बदल जाते हैं। मिड सेकंड ऑर्डर म्यूटेंट कैडावर नोकनॉब उनके सामने दिखाई देता है। वो दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर सीधे टीम पर थी। वे लोग देख लेते हैं कि बॉस ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और तुरंत पोजीशन लेने लगते हैं। ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि वो टैंक टाइप अवेकन है और मॉन्स्टर्स को रोकेगा, जबकि बाकी लोग डैमेज देंगे। बॉल्ड आर्चर कहता है कि वो पहला एरो चलाएगा और बाकी लोग भी अटैक की तैयारी करने लगते हैं। टैंक आगे बढ़कर कैडावर नोकनॉब को रोकने की कोशिश करता है। सारे अटैक्स उसकी तरफ आने लगते हैं। उसे लगता है कि प्लान काम कर गया है। वो नोकनॉब को दूर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल बॉस उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अचानक नोकनॉब सीधे एक टीम मेंबर के ऊपर गिरता है। सब घबरा जाते हैं। ब्लॉन्ड जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि उसका कंट्रोल एक पल के लिए टूट गया था। फिर वो कहता है कि अब सब ठीक है और बाकी लोग पहले की तरह अटैक करते रहें। उधर येनिंग सोच रहा था कि बुचर यही कहीं होना चाहिए, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो मिशन लिस्ट खोल कर देखता है और तभी हैरान रह जाता है। बुचर को मारने वाली मिशन गायब हो चुकी थी। येनिंग तुरंत समझ जाता है कि किसी और ने मिशन एक्सेप्ट कर ली है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उधर टीम अभी भी नोकनॉब से लड़ रही थी कि तभी पीछे से एक मेंबर पर दूसरे मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है और पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल जाता है। सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं कि दूसरा बॉस यहाँ कैसे आ गया। ब्लॉन्ड तुरंत बहाना बनाता है और कहता है कि जरूर किसी ने सीक्रेट मिशन एक्सेप्ट की होगी। असल में उसका अपना प्लान कुछ और था। टैंक होने की वजह से उसका डैमेज कम था और डंजन में बेस्ट इक्विपमेंट हासिल करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो चाहता था कि आखिर तक सिर्फ वही जिंदा बचे और बॉस के लास्ट हिट लेकर सारा बेस्ट लूट खुद ले जाए। लेकिन अब वो मासूम बनकर सबके सामने पूछता है कि आखिर मिशन किसने एक्सेप्ट की। फिर वो शक की सुई येनिंग की तरफ घुमा देता है और कहता है कि शायद वही 0 ऑर्डर लड़का जिम्मेदार है। ब्लॉन्ड, जिसका नाम गुमुन था, ऊंची आवाज में कहता है कि वो येनिंग की चाल में नहीं फंसेगा। फिर वो अपनी टैंक स्किल इस्तेमाल करके दोनों बॉसेस को एक साथ खींच लेता है और टीम को अटैक करने के लिए कहता है। बाकी लोग उसे देखकर प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गुमुन
सच में कमाल का लीडर है। लेकिन येनिंग दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि गुमुन सारी गलती उसके सिर डालना चाहता है। प्लान बुरा नहीं था, लेकिन उसने गलत इंसान चुन लिया था। येनिंग को पता था कि इस डंजन में अभी 2 हिडन बॉसेस और बाकी है, इसलिए वो सीधे सी रैंक मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें पेस्टिलेंट म्यूटेंट को मारना था। इसके बाद वो बी रैंक मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें कैडावर मास्टर को मारना था। जैसे ही मिशंस एक्सेप्ट होती हैं, दोनों हिडन बॉसेस स्पॉन हो जाते हैं। येनिंग उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब जाकर मजा आएगा। दोनों बॉसेस तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन येनिंग बिल्डिंग की छत से छलांग लगा देता है। वो देखता है कि दोनों बॉसेस उसके पीछे आ रहे हैं और पूरी तरह एग्रो हो चुके हैं। येनिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। उधर गुमुन अचानक येनिंग को ऊपर से गिरते हुए देखता है और पहचान जाता है कि ये वही जीरो ऑर्डर लड़का है। येनिंग उनके पास लैंडिंग करता है। गुमुन पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल बाकी 2 बॉसेस भी वहां पहुंच जाते हैं और पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। गुमुन का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। येनिंग हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या उसे खेलना पसंद नहीं है। फिर वो कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि अब वहां एक साथ 4 बॉसेस मौजूद थे। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। येनिंग मन ही मन सोचता है कि गुमुन उसे मॉन्स्टर्स लाने का दोष दे रहा था, इसलिए उसने सच में मॉन्स्टर्स ला दिए। उधर गुमुन लगभग पागल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि येनिंग ने जानबूझकर सारी मिशंस एक्सेप्ट की है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये जीरो ऑर्डर पागल है। तुरंत वो सबको रूफ की तरफ भागने का आदेश देता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके पीछे आओ। बाकी लोग कुछ पल के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। उधर येनिंग सोचता है कि यही तो वो चाहता था। अगर सब लोग ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाएंगे तो उन्हें हैंडल करना और आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि येनिंग पहले से उनका इंतजार कर रहा है। तभी बंदना वाला लड़का गुस्से में येनिंग पर टूट पड़ता है। वो कहता है कि अगर येनिंग मरना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो अटैक करता है, येनिंग बेहद आसानी से साइड स्टेप करके बच जाता है। बंदना वाला लड़का शॉक में पड़ जाता है। तभी येनिंग उससे पूछता है कि उसका दोस्त बुचर के हाथों मरा था या नहीं। वो आदमी तुरंत जवाब देता है कि उसने वो मिशन एक्सेप्ट नहीं की थी। यहीं पर येनिंग पूरी सच्चाई सामने रख देता है। वो बताता है कि गुमुन ने जानबूझकर कैडावर नोकनॉब को खुला छोड़ा था ताकि लोग मरे और वो सारा एक्सपी और बेस्ट लूट खुद ले सके। अब टीम के बाकी मेंबर्स भी सब समझ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि गुमुन उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन गुमुन तुरंत बात घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी लड़ने का समय नहीं है। वो सबको बताता है कि येनिंग ने बाकी सारी मिशंस एक्सेप्ट कर ली है और चारों बॉसेस जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद यही है कि वे इस पोजीशन को होल्ड करें और किसी तरह जिंदा रहें। लेकिन टीम के लोग घबरा जाते हैं। वे पूछते हैं कि 4 सेकंड ऑर्डर बॉसेस को आखिर कैसे रोका जा सकता है। खासकर कैडावर मास्टर तो सेकंड ऑर्डर पीक पर था। गुमुन सबको चुप रहने को कहता है। वो बताता है कि ये बिल्डिंग थर्ड ऑर्डर से नीचे की ताकत से डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। नोकनॉब को छोड़कर बाकी बॉसेस इतने बड़े हैं कि वे सिर्फ बिल्डिंग पर चढ़ सकते हैं, अंदर आसानी से नहीं आ सकते। इसलिए वो टीम को 2 ग्रुप्स में बांट देता है। लॉन्ग रेंज फाइटर्स बाकी 3 बॉसेस को रोकेंगे, जबकि बाकी लोग मेन एंट्रेंस पर नोकनॉब और ज़ॉम्बी होर्ड को रोकेंगे। फिर वो कसम खाता है कि अगर वे लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकले तो सबसे पहले गुमुन और जीरो ऑर्डर लड़के का सिर कुचलेगा। येनिंग उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता है। फिर वो मन ही मन कहता है कि पहले ये देख लेते हैं कि गुमुन आखिर तक जिंदा भी रह पाता है या नहीं। सभी लोग बिल्डिंग के किनारे पर पहुंच जाते हैं और ऊपर चढ़ रहे तीनों बॉसेस पर लॉन्ग रेंज अटैक्स बरसाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। बॉसेस लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे और टीम के लोगों की एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। गुमुन घबराकर कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है और वे लोग पूरी तरह फंस गए हैं। लेकिन उसी समय येनिंग सबको देखता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके साथ नीचे कूद जाओ। सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि येनिंग आखिर क्या कह रहा है। अगले ही पल येनिंग खुद बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। ऊपर खड़े लोग उसे पागल कहकर गालियां देने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान में एक भयानक एनर्जी प्रेशर फैल जाती है। सभी लोग ऊपर देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये पावर उसी जीरो ऑर्डर लड़के से आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वही रुके रहे तो मर जाएंगे, इसलिए वे भी कूदने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन गुमुन ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि टैंक होने की वजह से उसके पास अभी भी बचने का चांस है। तभी येनिंग स्टॉर्म स्वॉर्ड एक्टिवेट कर देता है। एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म पूरे एरिया को ढक लेती है। अगले ही पल पूरा बिल्डिंग हिल उठता है। चारों बॉसेस उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं और गुमुन भी उनके साथ गायब हो जाता है। सब कुछ एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। बाकी लोग अविश्वास से ये सीन देखते रह जाते हैं। कुछ सेकंड पहले जिन बॉसेस से
वे कांप रहे थे। वे अब पूरी तरह मिट चुके थे। चारों बॉसेस एक ही पल में खत्म हो गए थे। गुमुन भी धूल बन चुका था। अब उन्हें समझ आता है कि येनिंग ने सारी मिशंस क्यों एक्सेप्ट की थी। उसकी ताकत कम से कम थर्ड ऑर्डर लेवल की लग रही थी। कुछ देर बाद येनिंग उनके पास वापस आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। टीम के लोग तुरंत उससे माफी मांगने लगते हैं। बंदना वाला लड़का तो जल्दी से सफाई देने लगता है कि उसने जीरो ऑर्डर वाली बात येनिंग के लिए नहीं कही थी। लेकिन येनिंग सिर्फ सिर हिलाता है और कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम बाकी बचे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है। सभी लोग बिना बहस किए उसकी बात मान लेते हैं। अब टीम का लीडर भी येनिंग ही बन चुका था। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। नीचे पहुंचकर येनिंग को अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आती है। उसने सुना था कि कैडावर नोकनॉब के पास एक हिडन ब्लू रैंक इक्विपमेंट होता है। उसे याद था कि वो आधे स्कल जैसा दिखता है, लेकिन स्टॉर्म स्वॉर्ड ने पूरा बैटलफील्ड तबाह कर दिया था, इसलिए आइटम ढूंढना अब मुश्किल हो गया था। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि वो ग्रज स्कल है। उसके इफेक्ट्स टेलीकिनेसिस और साइकिक डिटेक्शन थे। उसे माथे पर लगाकर एब्जॉर्ब करना पड़ता था। येनिंग समझ जाता है कि ये साइकिक अवेकन के लिए ट्रेजर है। साइकिक यूजर्स को हमेशा कम आंका जाता था क्योंकि वे अपनी एबिलिटीज को फिजिकल अटैक्स में बदल नहीं पाते थे। इसी वजह से उनका डैमेज आउटपुट कम माना जाता था। लेकिन इस इक्विपमेंट के साथ सब बदल सकता था। येनिंग तुरंत स्कल को अपने माथे पर लगा लेता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द दौड़ जाता है। वो जोर से चीखने लगता है। कुछ देर बाद दर्द खत्म हो जाता है। येनिंग टेलीकिनेसिस एक्टिवेट करता है। उसके पीछे पड़ी एक विशाल चट्टान हवा में उठ जाती है। फिर वो उसे जबरदस्त ताकत से आगे फेंक देता है। इसके बाद आसपास के कई और मलबे भी हवा में उठ जाते हैं। वो उन्हें राइफल बुलेट्स की तरह इस्तेमाल करता है। पत्थरों की बौछार सामने की विशाल चट्टान को आर पार कर देती है। येनिंग मुस्कुराता है। ये ताकत उसकी उम्मीद से भी